एक पार्टी के दौरान मेरी गर्लफ्रेंड ट्रुथ और डेयर गेम में हार जाती है, जिस पर उसे अपनी जिंदगी के सबसे अफसोसजनक इंसान को कॉल करना पड़ता है। फिर वह फोन के दूसरी तरफ मौजूद इंसान से पूछती है, अगर मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं तो क्या तुम मुझे रहने के लिए एक घर दोगे? यह सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। सभी लोगों को लगता है कि मैं गुस्से से अपना आपा खो दूंगा और टेबल पलट दूंगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के उलट मैं बस शांति से अपनी रिंग फिंगर से अंगूठी उतार देता हूँ। हमने अभी तक मैरिज रजिस्टर नहीं करवाई है, इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं अपनी जगह उसे दे देता हूँ। यह कहने के बाद मैं लियू रुयान को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही मुड़कर वहां से चला गया। रास्ते में मैं जिंगबई में एक फोन कॉल करता हूँ, पापा, मम्मी, मैं आखिरकार घर लौट रहा हूँ, मैरिज के लिए भी तैयार हूँ। यह सुनकर दूसरी तरफ से खुशी भरी आवाज आती है, बेटा आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया, तुम लिन ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अगर इतने सालों से तुम बाहर जाकर खुद को ट्रेन करने की जिद नहीं करते तो अब तक शादी भी हो चुकी होती और कंपनी भी संभाल रहे होते। जिस पर मेरे माता पिता आगे कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए पार्टनर भी पहले से चुन रखा है, बस तुम्हारे यहाँ कहने का इंतजार था। उनकी आवाज में साफ खुशी झलक रही थी, जिसे सुनकर मुझे थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ, जिस पर मेरा लहजा भी अनजाने में नरम पड़ गया। मैं आपकी सारी अरेंजमेंट मान लूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। वेडिंग 19 तारीख को रख देते हैं। तुम कब वापस आ रहे हो? क्या पहले अपनी होने वाली पार्टनर से मिलना चाहोगे? अगर चाहो तो मैं तुम दोनों की मुलाकात अरेंज करवा देती हूँ। मम्मी की उतावली आवाज सुनकर मेरा सिर थोड़ा दर्द करने लगता है, जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, मुझे कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। इसके बाद मैं उनकी बात बीच में ही काट देता हूँ। मैं जल्दी लिन फैमिली लौटकर फैमिली बिजनेस संभालना चाहता हूँ। मैरिज तो बस एक फॉर्मेलिटी है, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस वेडिंग की तैयारी कर लीजिए, मैं शादी से एक दिन पहले वापस आ जाऊंगा। मेरी बात खत्म होते ही बेडरूम का दरवाजा बाहर से खुलता है। आवाज सुनकर मैं सहज रूप से पीछे मुड़कर देखता हूँ, जिस पर लियू रुयान अंदर आती हुई दिखाई देती है। उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी। वेडिंग? कौन सी वेडिंग? उसके सवाल भरे चेहरे को देखकर मैं आराम से कॉल काट देता हूँ। एक दोस्त की शादी है, उसने मुझे बेस्ट मैन बनने के लिए कहा है। यह सुनकर लियू रुयान के चेहरे का तनाव तुरंत कम हो जाता है और वह आगे कुछ नहीं पूछती। मैं फोन टेबल पर रखकर बाथरूम में चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद पानी बहने की आवाज गूंजती है और उसी समय टेबल पर रखा फोन लगातार रिंग करने लगता है। कुछ पल सोचने के बाद मैं स्क्रीन देखता हूँ, जिस पर एक मैसेज दिखाई देता है। सेंडर का नाम था चेंजे। उस साल की बात तुम्हें अभी भी याद है? क्या तुम सच में लिन चुआन से शादी करने वाली हो? ये मैसेज पढ़ते ही मेरे दिल में तेज दर्द उठता है। मेरे हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं। फिर मैं चैट हिस्ट्री ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, जिस पर 10 मिनट पहले भेजा गया लियू रुयान का मैसेज मेरी आंखों के सामने आ जाता है। चेंजे, 33 दिन बाद तुम्हारा 28वां बर्थडे है। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैं फोन वापस वहीं रख देता हूँ और सोफा पर बैठ जाता हूँ, जिस पर मेरे दिमाग में पुरानी यादें एक एक करके उभरने लगती हैं। जब मैं 18 साल का था, मेरी आंट चाइना वापस लौटी थी और उनकी शादी हुई थी, जिस पर मैं भी वापस आया और युंडा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मैं एक बेहतर कॉलेज लाइफ जीना चाहता था। सुरक्षा कारणों से मैंने कभी अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई। फ्रेशमैन वेलकम इवेंट की रात अपने रूममेट की मदद करने के लिए मैं टेम्परेरी तौर पर स्टेज पर पियानो बजाने गया था। परफॉर्मेंस खत्म करके जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ, मेरी नजर लियू रुयान पर पड़ती है। वह सफेद ड्रेस पहने होती है, हाथ में फूलों का बुके लिए एंट्रेंस पर खड़ी रहती है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। क्या मैं तुम्हारा कांटेक्ट ले सकती हूँ? मैं खूबसूरती का दीवाना था, इसलिए उसी वक्त मान गया। इसके बाद हम हर दिन कांटेक्ट में रहने लगते हैं। कभी कभी अलग अलग जगहों पर अचानक मुलाकात भी हो जाती है। जान पहचान के तीसरे महीने में लियू रुयान खुद मुझे प्रपोज करती है। पहला प्यार, पहली नजर का आकर्षण और उसके प्रपोजल के सामने मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी, जिस पर हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। 21 साल की उम्र से लेकर 28 साल की उम्र तक, पूरे 7 साल। इन 7 सालों में फैमिली लगातार मुझे वापस बुलाकर मैरिज अलायंस के लिए कहती रही। मैंने कई बार लियू रुयान की सोच जानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शादी की बात आती, वह हमेशा उससे बच निकलती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद वह अभी मैरिज के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा बार बार होने पर मुझे भी कुछ अजीब लगने लगता है। फिर करीब आधे महीने पहले एक ड्रिंकिंग पार्टी में मुझे सच्चाई पता चलती है, जिस पर मुझे मालूम पड़ता है कि लियू रुयान हमेशा से अपने बचपन के दोस्त चेंजे से प्यार करती थी। बस अफसोस की बात यह थी कि चेंजे उसे सिर्फ दोस्त मानता था, और जिस वजह से लियू रुयान मेरे करीब आई थी वह भी बेहद दर्दनाक थी। पहली मुलाकात वाली रात चेंजे किसी और लड़की के साथ था, जबकि स्टेज पर पियानो बजाते हुए मुझमें उसे चेंजे की थोड़ी झलक दिखाई दी थी। अपने दिल का खालीपन भरने और चेंजे को भूलने की कोशिश में उसने मुझे चुना। इसके बाद के सालों में चेंजे दर्जनों बार रिलेशनशिप में गया और हर बार ब्रेकअप भी किया। जब भी उसे किसी से अलग होते देखती, लियू रुयान के मन में फिर उसके पास जाने का विचार आता, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, चेंजे किसी नए रिलेशनशिप में चला जाता, जिस पर उसके दिल का दर्द और गहरा होता जाता। ऐसे ही समय गुजरता रहा और देखते ही देखते 7 साल बीत गए, लेकिन लियू रुयान ने कभी चेंजे को भुलाया नहीं। वह हमेशा उसका इंतजार करती रही, खासतौर पर उस मजाकिया वादे का जो चेंजे ने किशोरावस्था में किया था। रुयान, अगर 28 साल की उम्र तक हमारी शादी नहीं हुई तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को ट्राई करें। इसी वजह से वह हर साल उससे यही सवाल
सवाल पूछती थी। और इस साल आखिरकार चेंजी 28 साल का होने वाला था। लियू रुयान का फोन देखने के बाद मैं हंस पड़ता हूँ, क्योंकि 33 दिन बाद सिर्फ चेंजी का 28वां बर्थडे नहीं आने वाला था। वह वही दिन भी था जिस दिन मैंने लियू रुयान से अलग होकर घर लौटने और शादी करने का फैसला किया था। इसके बाद जब लियू रुयान स्टडी रूम में जाती है तो मैं भी उठकर लाइट्स ऑफ करता हूँ और बेड पर लेट जाता हूँ। पता नहीं कितना समय गुजरता है, फिर अंधेरे कमरे में बहुत हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती है। फोन की हल्की रोशनी बेड साइड टेबल पर रखी जाती है, फिर कोई आकर मेरे पीछे लेट जाता है। इसके बाद कमरे में लंबी खामोशी छा जाती है, जब तक कि मेरे बगल से उसकी धीमी और नियमित सांसों की आवाज नहीं आने लगती, जिस पर मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। मैं हाथ बढ़ाकर लियू रुयान का फोन उठाता हूँ और पुरानी चैट दोबारा खोलता हूँ। उसमें सिर्फ 4 शब्द जुड़े हुए थे, मैं अब भी तुम्हें नहीं भूली। इन 4 शब्दों को देखकर मैं आसानी से इमेजिन कर सकता था कि उन्हें टाइप करते वक्त लियू रुयान कैसी रही होगी। शायद वह अपने होंठ दबाए बैठी होगी, आंखें स्क्रीन पर टिकी होंगी, लंबा मैसेज लिखकर बार बार डिलीट करती होगी, हर शब्द सोच समझकर चुनती होगी। उसे डर भी रहा होगा कि उसकी फीलिंग्स बहुत जल्दी समझ ली जाएं, और यह डर भी कि कहीं समझी ही न जाएं। ऐसी सावधानी और झिझक मैंने उसमें सिर्फ चेन जे के सामने ही देखी थी। यह सोचकर मेरे होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। वह पूरे दिल से उस 28 साल वाले वादे का इंतजार कर रही थी, पूरे दिल से चेन जे के उससे शादी करने की हाँ का इंतजार कर रही थी। उस रात मैं पूरी तरह जागता रहा, आंखें बंद थीं, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आई। सुबह होते ही बगल से हल्की सरसराहट की आवाज आती है, जिस पर मैं आंखें खोल देता हूँ। लियू रुयान हाथों पर लोशन लगा रही होती है, फिर वह उलझन भरे चेहरे के साथ मेरी तरफ देखती है। आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए, कोई काम है क्या? मैं काफी देर तक चुप रहता हूँ, फिर धीरे से कहता हूँ, आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम भूल गई हो? यह सुनते ही लियू रुयान एक पल के लिए ठिठक गई, जिस पर लियू रुयान कुछ पल चुप रहती है और फिर सिर हिलाकर हामी भर देती है। पिछले आधे महीने से लियू रुयान का पूरा ध्यान सिर्फ उस 28 साल वाले वादे पर था। चेन जे के अलावा वह किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं रही थी। अब तो हाल यह था कि उसे अपना बर्थडे तक याद नहीं रहा। यह सोचकर मेरा दिल और भी भारी हो जाता है। पिछले 2 महीनों से मैं उसके लिए सरप्राइज तैयार करने में लगा था, लेकिन आखिर में मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मेरे दिल में कड़वाहट भर जाती है, जिस पर लियू रुयान मेरे बदलते चेहरे पर ध्यान दिए बिना कहती है, बस साधारण सा सेलिब्रेशन कर लेना, पहले की तरह इतना ग्रैंड करने की जरूरत नहीं है। पिछले कई सालों से मैं हमेशा उसकी बर्थडे पार्टी को खास बनाने की पूरी कोशिश करता था, सिर्फ इसलिए कि वह खुश रहे, लेकिन उसने कभी मेरी मेहनत और त्याग को अहमियत नहीं दी। इसलिए उसकी बात सुनकर मेरी आवाज में हल्का सा आत्मव्यंग्य आ जाता है। पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है, सभी लोगों ने आने का वादा किया है, इसलिए अब इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। 3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में कोई और है। अगर पहले से पता होता तो मैं ये पार्टी कभी ऑर्गेनाइज नहीं करता। मेरी बात सुनकर लियू रुयान कुछ नहीं कहती, फिर वह फोन उठाती है और बेडरूम से बाहर चली जाती है, जिस पर उसके मुड़ने से पहले मैं उसकी हल्की सिकुड़ी हुई भौहें देख लेता हूँ। कंपनी पहुंचने के बाद मैं सीधे मैनेजर के ऑफिस में जाकर रेजिग्नेशन लेटर जमा कर देता हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे हाथ में रेजिग्नेशन देखकर पूरा ऑफिस जैसे फट पड़ता है। शाओचुआन, तुम सच में जा रहे हो? अभी तो बताया और तुरंत इस्तीफा भी दे दिया। नई जॉब मिल गई क्या, या फिर घर जाकर अरबों की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाले हो? सभी की चिंता और जिज्ञासा सुनकर मैं अपना सामान नीचे रखता हूँ और हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, मैं शादी करने वापस जा रहा हूँ। यह सुनते ही सभी को जैसे सब समझ आ जाता है, जिस पर वे लगातार सिर हिलाने लगते हैं। मेरे सबसे करीबी कॉलीग छिन हाओ आगे बढ़कर पूछता है, चाओचुआन, आखिरकार तुम्हारी गर्लफ्रेंड शादी के लिए मान गई? अचानक उसे क्या हो गया? मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता और टॉपिक बदल देता हूँ। इन सालों में आप सबने मेरी बहुत मदद की है। आज शाम मैं सबको डिनर खिलाता हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं 4-5 कॉलीग्स के साथ डिनर करने चला जाता हूँ। लगभग 2 घंटे बाद जब मैं होटल पहुंचता हूँ तब रात के 8 बज चुके होते हैं। मैं जल्दी जल्दी प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने वाला होता हूँ, अंदर से आती बातचीत सुनकर मेरे कदम रुक जाते हैं। आज बाहर इतनी ठंड है, फिर भी रुयान किसी को लेने गई है? जिस पर दूसरा इंसान हंसते हुए कहता है, और कौन होगा? चेंजे ही होगा। मैं अभी उसके पास ही खड़ा था। मैंने खुद सुना कि चेंजे ने कहा वह आज वापस आ रहा है, और यह सुनते ही रुयान उसे लेने भाग गई। सच में? तो फिर रुयान खुशी से पागल हो रही होगी। 1 महीने बाद उसका 28वां बर्थडे है। चेंजे भी 28 साल का होने वाला है। ऐसे समय पर उसका लौटना, कहीं वह सच में अपना वादा पूरा करने तो नहीं आया? मैंने सुना है चेंजे फिर से सिंगल हो गया है। लगता है इस बार वह सच में वापस आया है। लेकिन अगर दोनों सच में साथ आ गए तो लिन चुआन का क्या होगा? हम इतने सालों से उससे ये बात छुपा रहे हैं। 7 साल हो गए, उसे तो ये भी नहीं पता कि चेंजे कौन है। वह अभी भी पूरी शिद्दत से रुयान से प्यार करता है, जिस पर कोई आह भरते हुए कहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? रुयान का दिल तो हमेशा चेंजे के लिए ही धड़कता है। अगर चेंजे वादा निभाने को तैयार हो गया तो बस लिन चुआन की किस्मत खराब समझो। वैसे भी लिन चुआन का बैकग्राउंड कोई खास नहीं है। अगर ब्रेकअप हुआ तो संभालना आसान रहेगा। हालांकि इन सालों में उसने रुयान और हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आखिर हम रुयान के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें उसी का साथ देना होगा। अगर दोनों का सच में ब्रेकअप हो जाए तो रुयान को ज्यादा परेशान मत करना। उसे कह देना कि लिन चुआन को थोड़ा हाउस,
कार या कुछ पैसे दे दे, ब्रेकअप कंपेंसेशन समझ लेना। मैं चुपचाप यह सब सुनता रहता हूँ। मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। फिर अचानक मेरे मन में वहां से चले जाने का ख्याल आता है। अजीब बात यह थी कि अब मुझे आधे महीने पहले जैसी तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि सब कुछ थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। लियो रोयान मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी और इसके लिए अपने बेस्ट फ्रेंड से प्लानिंग भी कर चुकी थी। 7 साल तक मैं आखिर किस चीज को रिलेशनशिप समझकर जीता रहा। बस अफसोस इतना था कि इस बार जाने वाला इंसान मैं था। उसी समय कुछ वेटर्स शराब लेकर अंदर जाते हैं, जिस पर मैं जल्दी से पीछे हट जाता हूँ। दरवाजा खुलते ही अंदर की सारी बातचीत अचानक बंद हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हल्की मुस्कान के साथ अंदर जाता हूँ और सभी को ग्रीटिंग करता हूँ। थोड़ी देर सोशलाइजिंग करने के बाद प्राइवेट रूम का दरवाजा दोबारा खुलता है, जिस पर लियो रोयान एक अनजान आदमी को साथ लेकर अंदर आती है। उसकी हाइट और बॉडी शेप देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ, क्योंकि वह 3-4 हिस्सों तक मुझसे मिलता जुलता था। लियो रोयान उसे पूरे रूम में घुमाकर सबसे मिलवाती है। आखिर में वह उसे लेकर मेरे सामने आती है। यह मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। वह थोड़ा रुकती है, फिर कहती है, चैनजे। इसके बाद वह मेरी तरफ देखकर बोलती है, और यह मेरा एक साधारण दोस्त है, लिंचुआन। यह कहते समय लियो रोयान पहले से तैयार थी कि शायद मैं गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। मैं सिर्फ उसकी तरफ गहराई से देखता हूँ, फिर 2 कदम पीछे हटकर दोनों से थोड़ा डिस्टेंस बना लेता हूँ। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। हेलो ब्रदर चेन, मैं लियो रोयान का एक साधारण दोस्त हूँ। मेरी बात सुनकर लियो रोयान कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह जाती है। इसके बाद रूम का माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। चैनजे का स्वभाव काफी खुला हुआ था। वह हर किसी से आसानी से घुल मिल जाता है। हाथ में वाइन ग्लास लेकर वह रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमता रहता है। फिर वह लोगों को ड्रिंकिंग गेम्स खेलने के लिए इकट्ठा कर लेता है। कुछ देर बाद उसके हाथ में कार्ड्स होते हैं, जिस पर वह किसी से वाटरमेलन लाने को कहता है। लियो रोयान बिना सोचे अपनी ही फोर्क से एक वाटरमेलन पीस उठाकर उसे खिला देती है। चेनजे भी इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता। कुछ बाइट खाने के बाद वह सीधे उसके वाइन ग्लास से आधी वाइन पी लेता है। मैं कुछ मीटर दूर बैठा यह सब देखता रहता हूँ, जिस पर मेरी नजर लियो रोयान के हाथ में पकड़े उसी ग्लास पर टिक जाती है। वह बार बार उसी ग्लास से वाइन पीती रहती है और हर बार ठीक उसी जगह से पीती है जहां कुछ पल पहले चेनजे के होंठ लगे थे। धीरे धीरे वह नशे में आने लगती है, लेकिन बर्थडे पार्टी का सबसे जरूरी हिस्सा अभी बाकी था। सभी लोग बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं और उसे कैंडल बुझाने के लिए खड़ा करते हैं, जिस पर पूरा रूम अचानक शांत हो जाता है। मैं खुद उठकर केक लाता हूँ और कैंडल्स लगाता हूँ। 28 नंबर वाली कैंडल देखकर लियो रोयान अपनी कनपटी दबाती है, जैसे नशा कम करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी धुंधली नजर पूरे रूम में घूमती है। अचानक वह एक उंगली ऊपर उठाती है। इस साल मैं विश नहीं मांगना चाहती, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यह कहते हुए वह सीधा चेन जरे की तरफ इशारा करती है। उसकी नशे में डूबी आंखें भी उसी पर टिकी रहती हैं। ब्रोदर चेन, तुम जल्द ही 28 साल के होने वाले हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या इस समय तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यह सवाल सुनते ही रूम में बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। चारों तरफ से आती नजरों का सामना करते हुए चेनजे अपनी बैठने की पोजीशन ठीक करता है। फिर शांत स्वर में जवाब देता है, फिलहाल नहीं। उसके जवाब के बाद कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है। फिर अचानक कोई जोर से चिल्लाता है, वाह, और पूरा रूम शोर से भर जाता है। नशे में धुत बेस्ट फ्रेंड्स उछलकर खड़े हो जाते हैं। वे लियो रोयान को घेर लेते हैं और नाचने गाने लगते हैं। इस पूरे हंगामे के बीच मैं अपनी जगह पर शांत बैठा रहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साधारण दोस्त जिसे कुछ भी पता नहीं है। सुबह होने तक पार्टी चलती रहती है। जब सभी लोग चले जाते हैं तब मैं लियो रोयान को सहारा देकर कार तक ले जाता हूँ। वह अभी भी पहले वाली खुशी में डूबी हुई थी। मेरी गोद में सिर रखकर वह दिल की बहुत सारी बातें कहने लगती है, जिस पर उसकी आवाज धीरे धीरे भर्रा जाती है। वह रूंधे गले के साथ बोलना शुरू करती है। वह रुंधे हुए गले से कहती है, मत जाओ, मेरे पास ही रहो प्लीज। आखिर बाकी सबको मौका मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा बहुत सालों तक इंतजार किया है, हर दिन तुम्हारा इंतजार किया है। उसकी यह बातें सुनकर आगे बैठा ड्राइवर भी चुपके से मुस्कुरा देता है, जिस पर कार से उतरते समय वह मुझे शराब में धुत लियो रोयान को संभालते हुए देखता है और मजाक में कहता है, भाई, आपकी गर्लफ्रेंड तो आपसे बहुत प्यार करती है। मैं हल्की मुस्कान देता हूँ, लेकिन दिल के अंदर एक चुभन सी उठती है, क्योंकि वह चेन जैसे प्यार करती थी, मुझसे नहीं। अगली सुबह जब लियो रोयान का नशा उतरता है तो उसे पिछली रात की बातें याद आ जाती हैं, जिस पर वह जल्दी से मेरे पास आकर सफाई देने लगती है। कल क्लब में मुझे बहुत लोगों ने ड्रिंक करा दी थी। शायद मैंने बहुत सी बेकार बातें कर दी। सब शराब का असर था, बकवास कर रही थी मैं। तुम दिल पर मत लेना। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसे पिछली रात की बातें याद रहेंगी, और यह भी नहीं सोचा था कि वह इतना खराब बहाना बनाएगी। लेकिन फिर भी मैं शांत रहता हूँ और उसके साथ यह ड्रामा निभाता हूँ। मैं हल्के से सिर हिला देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। न जाने क्यों मेरे इस शांत चेहरे को देखकर और कल चेन जे से उसका परिचय करवाने के समय मेरी प्रतिक्रिया याद करके लियो रोयान अचानक बेचैन हो जाती है।
वह कुछ देर सोचती रहती है, फिर जल्दी से टॉपिक बदल देती है। कल मैं सबके साथ ड्रिंक करने में बिजी हो गई थी, तुम्हें इग्नोर कर दिया। लिंचॉन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? चलो आज हम डेट पर चलते हैं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि वह फिर बोल पड़ती है, आज शाम को। मैं सीधे मना करना चाहता था, लेकिन मेरे इनकार को देखकर वह और ज्यादा अपराध बोध महसूस करने लगती, जिस पर वह लगातार मुझे मनाने की कोशिश करती है। आखिरकार मैं मना नहीं कर पाता और हाँ कह देता हूँ। शाम को मैं कपड़े बदलकर बाहर जाने की तैयारी करता हूँ। उसी समय किन हाओ का मैसेज आता है। लिंचुआन, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया कि तुमने जॉब छोड़ दी है? वह अभी कंपनी में तुम्हें ढूंढने आई थी और अभी बहुत गुस्से में लग रही है। मैं मैसेज पूरा भी नहीं पढ़ पाता कि लियो रुयान का फोन आ जाता है। स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। तुरंत उसकी नाराज आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे कॉलेग्स ने कहा कि तुम जॉब छोड़कर शादी करने जा रहे हो। मैं अभी कोई बहाना सोच ही रहा था कि वह ठंडी आवाज में आगे बोलती है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तभी मुझे समझ आता है, लियो रुयान को लगा कि मैं उस पर शादी का दबाव बना रहा हूँ, इसलिए वह इतनी भड़क गई थी। मैं धैर्य से समझाता हूँ, मैं तो बस कोलीग्स से मजाक कर रहा था। ऐसी बात सच कैसे हो सकती है? जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि हाल ही में थोड़ा थक गया हूँ। यह सुनते ही उसकी आवाज कुछ नरम पड़ जाती है। आगे से ऐसे मजाक मत किया करो। मैं धीमी आवाज में पूछता हूँ, तुम अभी कहाँ आने हो? जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? मैं अपना एड्रेस बताने ही वाला था कि अचानक फोन के दूसरी तरफ से बहुत हल्की हंसी सुनाई देती है। वह हंसी चेंजे की लग रही थी, जिस पर मेरे होंठों तक आया हुआ एड्रेस वापस निगल लिया जाता है। अगले ही पल कॉल कट जाती है। धीरे धीरे अंधेरी होती स्क्रीन को देखते हुए मेरे होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है। अगर वह सच में मेरे पास आना चाहती है तो फोन इतनी जल्दी क्यों काटती? वह तो बस औपचारिकता निभा रही थी और मैं बेवकूफों की तरह उसे सच मानने लगा था। इसके बाद मैं टैक्सी लेकर उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता हूँ जहां मिलने का तय हुआ था। मेरा नाम सुनते ही स्टाफ मुझे ऊपर वाले फ्लोर के प्राइवेट रूम तक ले जाता है। दरवाजा खुलते ही मेरे सामने खाने से भरी पूरी टेबल दिखाई देती है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मेरे चेहरे पर सवाल देखकर स्टाफ सम्मान से समझाता है, मिस लियो ने 10 मिनट पहले टेबल रिजर्व की थी। उन्होंने कहा था कि आप पहले लंच कर लें। उन्हें कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए शायद थोड़ी देर से आएंगी। जिस पर मुझे तुरंत सब समझ आ जाता है। अभी हुई फोन कॉल याद आते ही मैं मन ही मन मुस्कुरा देता हूँ। शायद वह फिर चेंजे के साथ चली गई थी। असल में मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं थी। जब भी वह अपने दिल के इंसान के साथ होती थी, बाकी सारी चीजें उसके लिए महत्व खो देती थीं। मैं ज्यादा नहीं सोचता और सीधे प्राइवेट रूम में बैठ जाता हूँ। स्टाफ बड़े उत्साह से हर डिश का परिचय देता है। मेरे सामने पूरी टेबल सी फूड से भरी हुई थी, जिस पर मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ लेता हूँ। यूरोप में बिताए गए वर्षों के दौरान मैंने इतना सी फूड खाया था कि अब उससे ऊब चुका था। देश लौटने के बाद भी मेरी यह आदत नहीं बदली। अगर पहले की बात होती तो लियो रुयान की पसंद के लिए मैं चुपचाप ये सब खा लेता, लेकिन अब मैं खुद को और मजबूर नहीं करना चाहता था। मैं सीधे स्टाफ से कहता हूँ, ये सब हटा दीजिए। स्टाफ घबरा जाता है, सर मिस लियो पहले ही पेमेंट कर चुकी हैं, ये सब बहुत महंगा है। अगर हटाया गया तो रिफंड नहीं मिलेगा। मैं जेब से कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। मुझे पता है, सब हटाइए और नया मेन्यू लाइए। ये कार्ड स्वाइप कर दीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं पे कर सकता हूँ। जब तक मेरा खाना खत्म होता है लियो रुयान फिर भी नहीं आती, जिस पर मैं उसका इंतजार किए बिना पेमेंट करता हूँ और वापस लौट जाता हूँ। रास्ते में ही कुछ मैसेजेस आने लगते हैं। लिंचुआन, क्या आज रात तुम कहीं और रुक सकते हो? चेंजे अभी अभी वापस आया है, उसका पुराना घर साफ नहीं हुआ इसलिए वहां नहीं रह सकता, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसका पेट खराब है, कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वह आज रात यहाँ रुक जाए, क्या ये ठीक रहेगा? ये मैसेज पढ़कर मैं हंस पड़ता हूँ। वह चेंजे की देखभाल भी करना चाहती थी और साथ ही उससे हमारे रिलेशनशिप की सच्चाई भी छुपाना चाहती थी। सच में कमाल था। इस बार मेरा उसके साथ ड्रामा करने का मन नहीं करता, जिस पर मैं सीधा पूछ लेता हूँ, वह तुम्हारा दोस्त ही तो है, फिर हमारे रिलेशनशिप को उससे क्यों छुपा रही हो? और आखिर कब तक छुपाओगी? मैसेज भेजने के काफी देर बाद जवाब आता है, लेकिन लियो रुयान कोई सफाई नहीं देती। वह सिर्फ एक डेट भेजती है, 18 तारीख। अगर यह पहले होता तो शायद मैं इसका मतलब नहीं समझता, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। 18 तारीख चेनजे का बर्थडे था। अगर उस दिन चेनजे उसका हाथ थाम लेता तो वह बिना किसी झिझक के मुझसे ब्रेकअप कर लेती, और अगर चेनजे उसे ठुकरा देता तो वह पलटकर मेरे पास आती, फिर शादी की बात छेड़ती। अगर मैं मना कर देता तो वह कह सकती थी कि वह तो बस मजाक कर रही थी, चाहे आगे बढ़े या पीछे हटे। दोनों तरफ उसके पास परफेक्ट एग्जिट प्लान मौजूद था, जिस पर मुझे उसकी प्लानिंग की तारीफ करनी पड़ती है। लेकिन अफसोस, मैं उसकी लव स्टोरी का बैकअप ऑप्शन नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। सीधे फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ और एक होटल का एड्रेस बताकर वहां चला जाता हूँ। सोने से पहले थोड़ी वाइन पीता हूँ और फिर गहरी नींद में सो जाता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तब अगली शाम हो चुकी होती है। मैं टाइम देखने के लिए फोन ऑन करता हूँ, जिस पर दर्जनों नए मैसेजेस सामने आ जाते हैं। उनमें ज्यादातर लियो रुयान के थे, बाकी उसके बेस्ट फ्रेंड्स के। तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? डराना बंद करो, रुयान पूरी रात तुम्हें ढूंढती रही है।
इन मैसेजेस को पढ़कर मेरे होंठों पर ठंडी हंसी आ जाती है। क्या सिर्फ फोन ऑफ करके सो जाना भी किसी को डराना कहलाता है? और फिर क्या उन लोगों को सच में मेरी चिंता थी? आखिर लियो रुयान के दिल में तो हमेशा चेंज ही था। उसे मेरी परवाह क्यों होती? मैं मैसेजेस पढ़ ही रहा था कि लियो रुयान का कॉल फिर आ जाता है। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल भी नरम नहीं थी। चैनजे ने बस एक रात के लिए घर उधार लिया था। क्या तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत थी? अगर तुम नाराज भी थे तो इस तरह गायब होकर गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत थी? मैं उसकी बात सुनता रहता हूँ, लेकिन इस बार मैं कोई सफाई देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि शांत होकर उसकी अगली बात का इंतजार करता हूँ। बहाना था, कोई गुस्सा नहीं था, बस फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और अपने आप स्विच ऑफ हो गया था। अगर पहले की बात होती तो लियू नुयेन शायद मेरी इस बात पर यकीन कर लेती, लेकिन आज पता नहीं क्यों वह अचानक मुझसे सवाल पर सवाल करने लगती है, जिस पर वह पूछती है, तो फिर पहले किसी भी वक्त तुमसे संपर्क हो जाता था, लेकिन कल रात ही फोन क्यों बंद था? यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए रुक गया और अचानक बहुत सारी पुरानी बातें याद आने लगीं। कुछ साल पहले की एक रात लियो न्यूयेन को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ था। वह अपनी सेक्रेटरी को फोन करना चाहती थी, लेकिन गलती से मुझे कॉल कर दिया, जिसे सुनकर मैं तुरंत दवा लेकर उसके पास पहुंच गया था। पिछले साल जब वह विदेश बिजनेस ट्रिप पर गई थी, तब वहां और यहाँ के समय में 7 घंटे का फर्क था। लियो न्यूयेन को मेरे यहाँ का टाइम याद नहीं रहता था। कई बार रात के 3-4 बजे फोन करके किसी डॉक्यूमेंट के बारे में भी पूछती थी, जिस पर मैं नींद से भरी आंखें लेकर उठता, कंप्यूटर ऑन करता और उसके लिए फाइल ढूंढता था। 3 महीने पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। मैं अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था और एनेस्थीसिया का असर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तभी उसका मैसेज आया कि उसे मिल्क टी पीनी है, जिस पर मैंने नर्स से कहकर उसके लिए मिल्क टी मंगवाई थी। एक एक घटना इस बात का सबूत थी कि मैं उसे हद से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अफसोस, चाहे मैंने कितना भी दिया हो, वह कभी मेरी तरफ नहीं आई। जिस पर मेरी आवाज में अनजाने में थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। बस इतना था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तब मैं वहां मौजूद रहूं, लेकिन कल शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। मेरी इस अजीब सी बात को सुनकर लियू न्यूयेन अंदर तक हिल जाती है। 7 साल के रिश्ते में मैं हमेशा उसे खुश रखता था, उसकी हर बात मानता था। हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ था, न ही कभी बहस इतनी बढ़ी थी कि चेहरे लाल हो जाएं। कई बातें थीं जो वह समझाना नहीं चाहती थी और मैंने भी कभी जबरदस्ती नहीं पूछी। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर डेट्स तक मैं हर छोटी बड़ी बात में उसका ख्याल रखता था। लियू न्यूयेन को मानना पड़ता है कि मैं लगभग एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। यह सोचकर उसकी आवाज भी थोड़ी नरम पड़ जाती है। मुझे पता है, अभी मैं बस तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी, इसलिए ज्यादा बोल गई। सॉरी। वैसे तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा उससे मिलने का कोई मन नहीं था, जिस पर मैंने सिर्फ इतना कहा, जरूरत नहीं है, और टैक्सी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही मेड मुझसे कहती है, मिस लियू अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई हैं। बिना सोचे भी मैं समझ जाता हूँ कि शायद फिर से तांत्रेज उसे अपने साथ ले गया होगा। हवा में अब भी मर्दों वाले परफ्यूम की खुशबू तैर रही थी, लेकिन मैंने उससे यह नहीं पूछा कि लियू न्यूयेन कहाँ गई है, बल्कि सीधे कहा कि खिड़कियां खोल दो ताकि हवा अंदर आ सके। इसके बाद अगले आधे महीने तक मेरी लियू न्यूयेन से मुलाकात नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस गर्लफ्रेंड के बिना रहने का आदी हो गया हूँ। न कोई फोन कॉल, न कोई रिप्लाई। हालांकि ट्रांतिशा की सोशल मीडिया पोस्ट्स देखकर मैं उसकी हर एक्टिविटी जानता रहता हूँ, लेकिन मैं अब उससे सवाल नहीं करना चाहता था, न ही ये जानना चाहता था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। मेरे लिए अब हर गुजरता दिन सिर्फ एक काउंटडाउन था और मैं अपनी एनर्जी ऐसे इंसान पर खर्च नहीं करना चाहता था जिससे आखिरकार अलग होना ही था। न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। मेरा मूड ठीक था, इसलिए मैं पूरी रात फ्रेंच विंडो के सामने बैठकर मूवी देखता रहता हूँ। सुबह होने से पहले बाहर पटाखों की आवाज गूंजने लगती है। मैं थोड़ा थका हुआ स्विंग चेयर पर लेटकर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा होता हूँ। तभी पूरी रात शांत पड़ा बेडरूम अचानक कदमों की आवाज से भर जाता है, जिस पर मैं उठकर देखता हूँ और सामने लियो न्यूयेन नशे में धुत लौटती दिखाई देती है। वह लड़खड़ाते हुए अंदर आती है, हाथों में पकड़े बड़े बड़े बैग्स सोफा पर फेंक देती है और फिर एक एक करके सामान निकालना शुरू करती है। यह 2 स्कार्व्स हैं, बाहर इतनी बर्फ पड़ रही है। लाम एक्सुएन, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? और यह ब्रेसलेट है जो मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे न्यू ईयर गिफ्ट के लिए खरीदा था, देखो पसंद आया या नहीं? यह कहते हुए वह सारे गिफ्ट्स मेरी गोद में ठूंस देती है। मुझे गर्मी लगती है, इसलिए मैं स्कार्फ उतार देता हूँ, लेकिन वह फिर मेरा हाथ पकड़ लेती है। सॉरी, इन दिनों मैं बहुत बिजी थी, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाई। क्या तुम फिर से नाराज हो गए? पिछली बार भी मुझे तुम्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो ना, हम दोनों आगे से अच्छे से रहेंगे। यह कहते कहते वह मेरे करीब झुकती है और मुझे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसके शरीर से आती शराब की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और मुझे समझ भी नहीं आता कि वह आखिर करना क्या चाहती है। काफी मुश्किल से मैं उसे बेडरूम तक ले जाकर सुला देता हूँ। उसके सो जाने के बाद मैं लिविंग रूम में बिखरे बैग्स समेटने लगता हूँ और फिर उसका फोन उठा लेता हूँ। तभी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस लगातार सामने आने लगती हैं,
लेकिन उनमें सबसे ज्यादा ध्यान ट्रान ट्रान की पोस्ट खींच लेती है। उसने 9 तस्वीरें पोस्ट की थीं। हर फोटो में वह बर्फ के बीच एक लड़की के साथ था और कैप्शन उससे भी ज्यादा दिलचस्प था। पहली बर्फबारी में आखिरकार सही इंसान से मुलाकात हो गई। यह देखकर मेरे मन के सारे शक खत्म हो जाते हैं। अब समझ आता है कि लियू न्यूये अचानक नशे में मेरे पास वापस क्यों आई थी और क्यों उसने खुद पहल करके मुझसे सुलह करने की कोशिश की, क्योंकि जिस इंसान से वह प्यार करती थी वह अब किसी और के साथ नया रिश्ता रिश्ता शुरू कर चुका था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह मुझे जैसे पुराने इंसान को कैसे याद करती, जिस पर मेरी आंखों में एक व्यंग्य भरी मुस्कान चमक जाती है। मैं अपनी कलाई से घड़ी उतारकर सीधे टेबल पर फेंक देता हूँ। इसके बाद अगले कुछ दिनों में लियो न्यूयेन जैसे पूरी तरह बदल जाती है। वह कहीं नहीं जाती, बस घर पर रहती है और कहती है कि मेरे साथ समय बिताना चाहती है। मेरा पेट ठीक नहीं रहता तो वह खुद मेरे लिए दलिया बनाती है। मैं ट्रैवल एडवर्टाइजमेंट को 2 बार ज्यादा देख लूं तो वह अगले साल साथ घूमने जाने की प्लानिंग शुरू कर देती है। शायद चोट लगने के बाद इस बार वह पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से मेरे साथ पेश आ रही थी। लेकिन अब मैं कभी उसके दिखावे में नहीं आने वाला था। मैं बस चुपचाप लियो न्यूयन को एक आदर्श गर्लफ्रेंड का रोल निभाते हुए देखता रहता हूँ और वह मेरी कुछ बातों के लिए भाग दौड़ करती रहती है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए अब कोई अपराध बोध नहीं था। आखिर यह सब वह सिर्फ अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए कर रही थी और मुझे इसे स्वीकार करने में कोई मानसिक बोझ नहीं था। स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद माँ ने मुझे वेडिंग सूट्स की कुछ फोटोज भेजी और पूछा कि कौन सा डिजाइन पसंद है, जिस पर मैं फोन लेकर एक एक तस्वीर ध्यान से देखने लगता हूँ। शायद मैं जरूरत से ज्यादा फोकस था, इसलिए लियो न्यूयेन कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। जब तक उसने मेरा फोन खींच नहीं लिया तब तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। दूल्हे का सूट? तुम ग्रूम सूट क्यों देख रहे हो? मैं बिना पलक झपकाए झूठ बोल देता हूँ। पिछली बार बताया था ना, एक दोस्त की शादी होने वाली है, उसके वेडिंग सूट में थोड़ी दिक्कत आ गई है तो नया बनवाना पड़ रहा है। उसने मुझसे राय मांगी थी। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव न देखकर लियो न्यूये का शक धीरे धीरे कम हो जाता है। वह फोन वापस देती है और अचानक पूछती है, तुम्हें शादी की डेट याद है? उस दिन मेरे साथ चलोगे? उसकी गंभीर शक्ल देखकर मेरे चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। 19 फरवरी? तुम सच में जाना चाहती हो? जिस पर लियो न्यूयेन कुछ पल के लिए चौंक जाती है और मैं उसकी तरफ देखता हुआ चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करने लगता हूँ। काफी देर की खामोशी के बाद वह आखिर मजबूर मुस्कान के साथ जवाब देने लगती है। वह बेहद मजबूरी वाली मुस्कान के साथ बात टालते हुए कहती है, उस वक्त देखा जाएगा। उस सवाल के बाद से ही लियो न्यूयेन फिर से उदासी में डूब जाती है। पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे वह किसी ख्याल में खोई हुई हो। उसका मन कहीं और ही भटक रहा था, जिस पर मैं भी उस शादी का बहाना बनाकर बिना किसी झिझक के उसके सामने अपना सामान पैक करना शुरू कर देता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद इस रिवर साइड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए पूरे 6 साल हो चुके थे। मैं सिर्फ वही चीजें सूटकेस में रखता हूँ जो मैंने खुद खरीदी थी। बाकी किसी भी सामान को साथ ले जाने का इरादा नहीं था। वैसे भी जिंगबे पहुंचकर जो चाहिए होगा दोबारा खरीद लूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैंने जानबूझकर यहीं छोड़ दी, क्योंकि कभी कभी लियो न्यूयन अचानक मेरे सामान को देखने लगती थी, जिस पर अगर वह सूटकेस के अंदर झांकती तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। उसने कभी मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। मुझे पता था कि इस वक्त उसका पूरा ध्यान ट्रान त्रेच के बर्थडे इन्विटेशन पर लगा हुआ है। वह उम्मीद कर रही थी कि उसे पार्टी का निमंत्रण जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं चुपके चुपके अपनी बहुत सी पर्सनल बिलोंगिंग्स फेंक चुका हूँ। यहाँ तक कि वे कपल आइटम्स भी, जिन्हें मैं पहले खजाने की तरह संभाल कर रखता था, अब भी अपनी जगह पर पड़े थे। इसलिए उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि इस बार मेरा जाना हमेशा के लिए होगा। आखिर उसकी नजर में तो मैं वह इंसान था जो उसके लिए अपनी जान तक दे सकता था। तो फिर वह कैसे सोच सकती थी कि मैं सच में सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ, जिस पर मैं बेहद हल्के मन से अपनी पैकिंग पूरी करता रहता हूँ। 18 फरवरी को मौसम बहुत उदास था। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। लियो न्यूयन सोफा पर बैठी लगातार फोन देख रही थी। मैं थोड़ी देर से उठा और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा, जिस पर मेड आसमान की तरफ देखकर पूछती है, मिस्टर लाम, लगता है बारिश आने वाली है, क्या एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी नहीं निकलना चाहिए? यह सुनकर लियो न्यूयेन तुरंत सिर उठाती है। एयरपोर्ट? एयरपोर्ट क्यों जाना है? फिर उसे अचानक याद आता है, ओह, कल शादी में जाना है। उस दिन मैंने कहा था कि सोचूंगी। अब फैसला कर लिया क्या? जिस पर मैं बस सामान्य तरीके से जवाब देता हूँ और चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लियो न्यूयेन आखिर कहती है, जगह काफी दूर है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। उसके इस जवाब पर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। मैं आराम से टोस्ट का आखिरी टुकड़ा खत्म करता हूँ और फिर बेडरूम में जाकर सामान उठा लेता हूँ। इसके बाद हम दोनों कार में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही लियो न्यूयेन सीट बेल्ट लगाती है उसका फोन बज उठता है, जिस पर वह जल्दी से फोन खोलती है।
अगले ही पल उसके चेहरे पर छिपी न जा सकने वाली खुशी दिखाई देने लगती है। वह फोन नीचे रखती है, सीधे सीट बेल्ट खोलती है और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। जब वह नीचे उतर चुकी होती है तभी उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, जिस पर वह जल्दी से झुककर मुझे समझाने लगती है। लम्सुइन, कंपनी में अचानक एक जरूरी काम आ गया है, मुझे पहले वहां जाना होगा। ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। इतने साल साथ रहने के बाद लियो न्यूयेन के चेहरे पर झलकती झिझक देखकर मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन मैं उसे बेनकाब नहीं करता, बस हल्के से सिर हिला देता हूँ। ड्राइवर का इंतजार करते हुए मैं फेसबुक खोलता हूँ और जैसा मैंने सोचा था, त्राण ट्राच की नई पोस्ट सामने आ जाती है। उसने बर्थडे पार्टी वेन्यू की तस्वीरें शेयर की थीं, लेकिन इस बार उसके साथ वह छोटी लड़की नहीं थी। लगता था दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, जिसका मतलब साफ था, ट्रांतचच की वह पुरानी बात कि अगर 28 साल की उम्र तक उसने शादी नहीं की तो वह लियो न्यूयन के साथ रहेगा, अब फिर से उम्मीद बनकर लौट आई थी। शायद इसी वजह से वह इतना खुश था। कुछ देर बाद ड्राइवर पहुंच जाता है और उसी वक्त लियो न्यूयेन भी सफेद रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनकर स्पोर्ट्स कार में बैठती दिखाई देती है। वह विंडो नीचे करती है और मुस्कुराकर मेरी तरफ हाथ हिलाती है। तुम कब वापस आओगे? जिस पर मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। लियो न्यूयेन भी इस बात पर ध्यान नहीं देती और तेज रफ्तार में वहां से निकल जाती है। पैसेंजर सीट पर बैठकर उस स्पोर्ट्स कार को दूर जाते हुए देखता रहता हूँ, जब तक वह पूरी तरह नजरों से ओझल नहीं हो जाती। जिस पर मैं धीरे से ड्राइवर से कहता हूँ, चलो। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती हैं और धीरे धीरे बाहर का नजारा धुंधला होने लगता है, लेकिन अब मेरा भी देखने का मन नहीं था। मैं मन ही मन आखिरी बार अलविदा कहता हूँ, अलविदा, अब कभी मुलाकात नहीं होगी। प्लेन में चढ़ने से पहले मुझे पापा का फोन आता है, कितने बजे पहुंचोगे? मैंने ड्राइवर भेज दिया है। मैं भी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, जिस पर मैंने मना नहीं किया। कल रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए प्लेन में बैठते ही मुझे नींद आने लगती है और 2 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट मैं लगभग पूरी सोते हुए बिताता हूँ। जिंगबई पहुंचने के बाद मैं कैप और सनग्लासेस लगाकर अराइवल गेट से बाहर निकलता हूँ, लेकिन बाहर आते ही कोई मेरा रास्ता रोक लेता है। लामेक्सुएन, उस साफ और मधुर आवाज को सुनकर मैं आधी नींद में ही सिर हिला देता हूँ। अंकल लैम ने मुझे आपको लेने भेजा है। मैं आंखें सिकोड़कर थाम हूसो को देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि शायद यही ड्राइवर है, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की ड्राइवर कैसे हो सकती है? इसके बाद मैं कार में बैठते ही फिर से विंडो के सहारे सो जाता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तो बाहर एक अनजान विला दिखाई देता है, जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, यह मेरा घर तो नहीं है? मेरी प्रतिक्रिया देखकर थाम हूसो हल्का सा हंस देती है। आज नहीं है, लेकिन कल से होगा, और सही कहूं तो यह हमारा न्यू हाउस है। उसका जवाब सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह जाता हूँ। मेरी सारी नींद एक झटके में गायब हो जाती है। मैं कैप और सनग्लासेस उतारता हूँ और नीचे देखकर थाम हूसो की तरफ देखता हूँ, जिस पर उसकी मुस्कुराती आंखें सीधे मेरी नजरों से टकराती हैं। मेरे चेहरे की हैरानी देखकर वह तुरंत कारण समझ जाती है और खुद ही हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, वैसे मैं अपना परिचय देना भूल गई। मिस्टर लाम, मेरा नाम थाम हूसो है। मैं थोड़ा असहज होकर मुस्कुराता हूँ और जल्दी से उसका हाथ मिलाता हूँ। सॉरी, अभी नींद पूरी तरह खुली नहीं थी, इसलिए पहचान नहीं पाया। जिस पर थाम हूसो हल्के से मुस्कुराती है। उसकी आवाज हमेशा की तरह नरम और शांत थी। कोई बात नहीं, आगे हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए काफी समय होगा। इधर दूसरी तरफ लियो न्यूयेन बर्थडे पार्टी हॉल के बाहर खड़ी अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी। वह बड़ी सावधानी से हर सिलवट को सीधा कर रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है, जिस पर वह फोन निकालकर देखती है। ड्राइवर का मैसेज था, मिस्टर लाम प्लेन में बैठ चुके हैं। काफी देर सोचने के बाद वह आखिर एक मैसेज भेज देती है, वहां पहुंचकर सेफ अराइवल का मैसेज जरूर करना। इसके बाद वह गहरी सांस लेती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। जैसे ही उसकी नजर हॉल के बीचों बीच खड़े इंसान पर पड़ती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह वही शख्स था जिसे वह दिन रात याद करती थी। जिस पर लियो न्यूयेन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कुछ कदम दूर पहुंचते ही उसे पास खड़े कुछ लड़कों की आवाज सुनाई देती है, ब्रदर ट्रान, आज तो हमें जरूर दिखाना पड़ेगा। इतना छिपाकर क्यों रखा है? जिस पर ट्रान ट्रान हंसते हुए कहता है, थोड़ा इंतजार करो, विश सेरेमनी के वक्त तुम सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। यह सुनकर लियो न्यूयेन को 1 महीने पहले वाली बर्थडे पार्टी याद आ जाती है और उसकी आंखों में उम्मीद चमकने लगती है। क्या 16 साल की उम्र वाला वह मजाक आज सच होने वाला था? पूरी पार्टी के दौरान लियो न्यूयेन का दिमाग इसी बात में उलझा रहता है। वह घबराहट में बार बार वाइन पीती रहती है। जब बर्थडे केक आखिर सामने लाया जाता है, तब तक उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे थे। उसकी कुछ करीबी सहेलियां उसके चारों तरफ खड़ी थीं और उनके चेहरों पर भी रहस्यमयी मुस्कान थी, जिस पर वे हंसते हुए कहती हैं, न्यूयेन, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। कैसा लग रहा है? लियो न्यूयेन बस सिर झुकाकर मुस्कुरा देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। तभी डंग येन को अचानक कुछ याद आता है। वह अपना हाथ लियो न्यूयेन के कंधे पर रखती है और कहती है, लेकिन अगर सब सच हो गया तो लम्सुइन का क्या होगा? ट्रंट्रच की बर्थडे पार्टी में लम्सुइन का नाम सुनते ही लियो न्यूयेन की मुस्कान गायब हो जाती है और उसके दिल में अचानक अपराध बोध की लहर उठती है, जिस पर उसकी सहेलियां जल्दी से उसे दिलासा देने लगती हैं। ब्रेकअप कर दो, सीधे ब्रेकअप कर दो। वैसे भी वह बस एक साधारण लड़का है, ज्यादा मत सोचो, और अगर वह यहाँ आकर कोई ड्रामा करता है तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। नुये, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी सहेलियों के लगातार उकसाने पर लियो नुये आखिर फोन निकालती है और कुछ
शब्द टाइप करती है, लेकिन उसकी उंगली सेंड बटन पर जाकर रुक जाती है, जिस पर बाकी लड़कियां बेचैन हो जाती हैं। वे उसका हाथ पकड़ती हैं और सीधे सेंड बटन दबा देती हैं। स्क्रीन पर लिखा था, कहीं जा रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, और उसके ठीक नीचे एक नया मैसेज दिखाई देता है, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। दोनों मैसेजेस के बीच पूरे 3 घंटे का अंतर था। समय का हिसाब लगाया जाए तो इस वक्त तक मेरा प्लेन लैंड कर चुका होगा, मतलब बहुत जल्द मैं यह मैसेज देख लूंगा। लेकिन लियू न्यूयेन अभी भी खोई हुई बैठी थी, जिस पर उसकी सहेलियां उसे खींचकर हॉल के बीचों बीच ले जाती हैं। बर्थडे सॉन्ग पूरे हॉल में गूंज रही थी और लियू न्यूयेन उम्मीद भरी नजरों से तान त्रेच को देख रही थी, जिस पर तान त्रेच अपनी आंखें बंद करता है, हाथ जोड़ता है और दिल से विश मांगता है। उम्मीद है कि मेरे 28वें बर्थडे के बाद आने वाले साल में मैं और गिया गिया हमेशा साथ रह सकें। यह सुनते ही 1 सेकंड पहले तक मुस्कुराती हुई लियू न्यूयन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। सिर्फ वही नहीं, कमरे में मौजूद बाकी लोग भी बुरी तरह चौंक जाते हैं। ग्याई ग्याई कौन है? अरे हमसे भी मिलवाओ। चारों तरफ शोर मचने लगता है, जिस पर ट्रान ट्रान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड। अगले ही पल प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से खुलता है। एक खूबसूरत लड़की धीरे धीरे अंदर आती है और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। हेलो एवरीवन। वह थी हा गया गया। तानत्रेज खुशी से उसका हाथ पकड़ता है और सबके सामने अपने रिलेशनशिप की छोटी छोटी बातें बताने लगता है। उधर लियू न्यूयेन कमरे के कोने में बैठी लगातार शराब पी रही थी। एक ग्लास खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता, जिस पर उसकी सहेलियां भी उसके साथ पीने लगती हैं। देखते ही देखते पूरा ग्रुप नशे में डूब जाता है। कुछ देर बाद डंग येन लड़खड़ाते हुए उठती है और सीधे तानत्रेज के सामने पहुंच जाती है। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए न्याय मांगना चाहती थी। तानत्रेज, क्या तुम्हें नुयेन से किया हुआ पुराना वादा याद नहीं है? यह सुनकर हा गया गया के चेहरे पर जिज्ञासा आ जाती है। कौन सा वादा? जिस पर तानत्रेज का चेहरा तुरंत बदसूरत हो जाता है। लेकिन डंग येन अब नशे में थी, उसे किसी की परवाह नहीं थी। बाकी सहेलियां भी तुरंत बोल पड़ती हैं, तुमने कहा था कि 28 साल की उम्र में तुम नुयेन के साथ रहोगे, हम सबको याद है। क्या अब तुम अपना वादा तोड़ने वाले हो? यह सुनकर हा गया गया के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह सिर घुमाकर तानत्रेज की तरफ देखती है। सच में? जिस पर तानत्रेज तुरंत सफाई देता है, अरे वह तो शराब के नशे में बोला गया मजाक था, उसे कोई सच थोड़ी मानता है। और अब मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके हर शब्द किसी चाकू की तरह लियू न्यूयन के दिल में उतरते जाते हैं। वह एक हाथ से अपना सीना पकड़ती है, दूसरे हाथ से सोफा का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। सबकी हैरानी के बीच वह अचानक जोर से हंसने लगती है, मानो कोई पागल इंसान हंस रहा हो। सही कहा, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मेरा भी बॉयफ्रेंड है, वह सब बस मजाक था। उसकी बात सुनकर हा गया फिर से मुस्कुराने लगती है। वह तानत्शा का हाथ पकड़कर लियू न्यूयन के सामने आती है और बिल्कुल सामान्य अंदाज में पूछती है, तो फिर सब गलतफहमी थी। वैसे मैंने सुना है कि आपका बॉयफ्रेंड है, आज उसे साथ क्यों नहीं लाई? यह सुनकर लियू न्यूयन का दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है, लेकिन फिर भी वह मजबूरी में मुस्कुराती है। वह शादी में गया है, उसके पास आने का समय नहीं था। जिस पर हा गया समझते हुए सिर हिला देती है, लेकिन ट्रांतचा की आंखों में अलग ही भाव दिखाई देता है। उसकी आवाज में शक साफ सुनाई देता था। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? मैं इतने समय से वापस आया हूं, लेकिन मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। यह सुनकर लियू न्यूयेन बिल्कुल चुप हो जाती है, जिस पर डंग ये आगे बढ़कर उसका सहारा देती है और ट्रांतचा की तरफ देखकर ताने भरे अंदाज में कहती है, लाम शेन, वही नुये का बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जो सबसे हैंडसम लड़का था। यह सुनते ही ट्रांत्रेच को वह रात याद आ जाती है जब मैंने मुस्कुराकर कहा था कि हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। उसे तभी से कुछ अजीब लगा था, जिस पर वह तुरंत पूछ बैठता है, लेकिन उस दिन तो तुम दोनों ने खुद कहा था कि सिर्फ दोस्त हो। डोंगियन हंस पड़ती है, कपल्स की लड़ाई थी बस, तुमने इतनी डेटिंग की है ये भी नहीं समझ पाए? यह सुनकर ट्रांट्राच का चेहरा लाल और सफेद होने लगता है। वह गुस्से से डोंगियन को घूरता है, लेकिन भीतर की जलन दबा नहीं पाता। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अगर सच में बॉयफ्रेंड है तो क्यों ना अभी कॉल करके पूछ लिया जाए? वैसे भी मुझे अपने नए जीजाजी से मिलना चाहिए। उसकी बात सुनते ही लियू न्यूयेन और उसकी सहेलियों के चेहरे काले पड़ जाते हैं, क्योंकि सबको अभी भेजा गया ब्रेकअप मैसेज याद आ जाता है। सिर्फ उनके चेहरे देखकर ही ट्रांतचा सब समझ जाता है, जिस पर वह सीधे मेरा चैट खोलता है और वीडियो कॉल की जगह वॉइस कॉल लगा देता है। यह देखकर कुछ लड़कियां फोन छीनने के लिए दौड़ पड़ती हैं, लेकिन हा गया उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तांत्रेज फोन का वॉल्यूम मैक्सिमम पर कर देता है। पूरे रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। अब सिर्फ रिंगिंग टोन सुनाई दे रही थी। लियू न्यूयन अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लेती है और मन ही मन प्रार्थना करने लगती है। वह चाहती थी कि मैं फोन न उठाऊं। वह चाहती थी कि मैंने अभी तक ब्रेकअप मैसेज न देखा हो। हर रिंग के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगता है। लगभग 1 मिनट गुजर जाता है। जब सभी लोग उम्मीद छोड़ने वाले होते हैं, तभी कॉल कनेक्ट हो जाती है। ब्रोदर ट्रैच, कोई काम था? मेरी आवाज सुनते ही लियू न्यूयन का चेहरा और भी सफेद पड़ जाता है। इसके उलट ट्रान ट्रैच के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ जाती है। वह आराम से कहता है, कुछ खास नहीं, आज मेरा बर्थडे है। सुना है तुम न्यूयन के बॉयफ्रेंड हो, तो सोचा तुम्हें भी बुला लूं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रहती है, जिस पर लियू न्यूयन की सांसें तक रुकने लगती हैं। फिर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, सॉरी, मैं अभी जिंगबई में हूँ,
आ नहीं सकता। मेरी सामान्य आवाज सुनकर लियू न्यूयन को लगता है कि शायद मैंने अभी तक मैसेज नहीं देखा, जिस पर वह थोड़ा राहत की सांस लेती है। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं धीमी आवाज में आगे कहता हूँ, वैसे एक बात और, मेरा और लियू न्यूयन का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रो द रिच, आप गलत मत समझिएगा। यह सुनते ही ट्रान भी थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी ज्यादा साफ दिखाई देती है। ब्रेकअप कब हुआ? मैं बिल्कुल शांत लहजे में जवाब देता हूँ, अभी अभी, लगभग 10 मिनट पहले मुझे उसका ब्रेकअप मैसेज मिला है। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग हंसी रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई खुलकर हंसने की हिम्मत नहीं करता। ट्रांत्रेच हल्का सा हंसता है और ठंडी नजरों से उन लड़कियों को देखता है जो अभी तक तमाशा बना रही थीं। फिर वह बेपरवाही से कहता है, ठीक है, मैं ये बात नुयेन तक पहुंचा दूंगा। मैं जवाब देता हूँ, धन्यवाद। और हाँ मिस्टर ट्रान, हैप्पी 28वें बर्थडे। साथ ही आपको और मिस हा को हमेशा खुश रहने की शुभकामनाएं। जानबूझकर या अनजाने में मैंने 28वें बर्थडे वाले शब्दों पर खास जोर दिया था, मानो मैं सबको बता रहा हूं कि मुझे पूरी सच्चाई पहले से पता है, जिस पर कमरे में मौजूद कोई भी इंसान कुछ नहीं बोल पाता। सब बस चुपचाप कॉल करते हुए देखते रहते हैं। अगले ही पल पूरे रूम का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। लगभग 5 मिनट तक कोई एक शब्द नहीं बोलता। आखिर में हा गया ही माहौल संभालने के लिए आगे बढ़ती है और लियू न्यूयन को बैठने के लिए आमंत्रित करती है। तो लियू न्यूयन एक नई वाइन का ग्लास पीकर इस पूरे मामले को हल्के में लेकर खत्म करने की कोशिश करती है। फिर वह ग्लास में बची आखिरी बूंद तक वाइन खत्म कर देती है और जोर से ग्लास टेबल पर रख देती है, जिसके बाद वह अपनी कुछ करीबी फ्रेंड्स को साथ लेकर बर्थडे पार्टी से निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जाने लगती है, नशे की हल्की हालत में उसे हा गया और किसी दूसरे इंसान की बातचीत सुनाई देती है। आना ट्रैच, क्या यह मिस्टर लाम किन्ह बक्का रहने वाला है? जिस पर दूसरा इंसान कहता है, सुना तो मैंने भी यही है, क्यों, क्या हुआ? जिसके जवाब में हा गया कहती है, कुछ नहीं, बस किन बैक में लम सरनेम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। इसके बाद जैसे ही लियो न्यूयन बैंकेट हॉल से बाहर निकलती है, उसकी फ्रेंड्स तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं और उसे एक दूसरे रूम में ले जाती हैं। फिर सब एक साथ उसे दिलासा देने लगती हैं। न्यूयन, ट्रांथरेच जैसे इंसान से शादी न होना भी अच्छी बात है। जरा सोचो, पिछले 7 सालों में उसकी कितनी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं। जिस पर दूसरी फ्रेंड कहती है, उसकी वेडिंग हुई तो शायद 10 से ज्यादा टेबल सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड्स के लिए लगानी पड़े। ऐसे प्लेबॉय टाइप आदमी से शादी करके भी क्या फायदा, पता नहीं आगे कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े। फिर भी लाम एक्सवेन के साथ रहना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही, लाम एक्सवेन किस बात में तांत्रेच से कम है? आज वह जरूर गुस्से में होगा, तभी उसने ऐसी बातें कही हैं। नुया, तुम वापस जाओ और उसे अच्छे से समझाओ, वो तुम्हें इतना पसंद करता है, जरूर तुम्हारी बात समझ जाएगा। यह सुनकर लियू नुयेन को अपनी फ्रेंड्स की बातों से थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर धीरे धीरे उसका खराब मूड भी शांत होने लगता है। इसके बाद वह अपना फोन निकालती है और मुझे मैसेज भेजने के लिए सोचने लगती है। काफी देर सोचने के बाद वह एक मैसेज टाइप करती है, लैम एक्सयूएन, अभी हम सब एक गेम खेल रहे थे और मैं हार गई, जिसकी पनिशमेंट ये थी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप बोलना था, फिर किसी और से कॉल करवाकर तुम्हारा रिएक्शन भी देखना था। तुम इसे सच मत मानना, ठीक है? तुम किन्हबक कब पहुंचे? होटल में चेक इन कर लिया क्या, या अभी वेडिंग वेन्यू सजाने में बिजी हो? कल वापस आओगे या परसों? अगर चाहो तो मैं तुम्हें लेने आ सकती हूँ। लेकिन मैसेज भेजने के बाद भी बहुत देर तक कोई रिप्लाई नहीं आता, जिस पर लियू न्यूयेन लगातार फोन स्क्रीन को देखती रहती है और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जाती है। उसकी फ्रेंड्स भी एक दूसरे को देखती हैं और जल्दी से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। वेडिंग की तैयारी में वह जरूर बहुत बिजी होगा। येन, ज्यादा मत सोचो, जैसे ही उसे टाइम मिलेगा वह तुम्हें रिप्लाई कर देगा, और अगर वह सच में नाराज हुआ तो हम सब कल तुम्हारे साथ किन्हबक चलेंगे, फिर तुम खुद जाकर उसे सॉरी बोल देना। उधर जब मुझे लियू न्यूयन का मैसेज मिलता है, तब मैं रूम में थाम हुसो के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहा होता हूँ। मैं मैसेज खोलता हूँ और पहली लाइन पढ़ते ही हंस पड़ता हूँ। इतनी जल्दी ऐसा बहाना बना लेना, सच में उसका दिमाग काफी तेज है। लेकिन अफसोस, अब मैं उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करने वाला था। मैं आसानी से इमेजिन कर सकता था कि ट्रांथरेच ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा और अपनी बची हुई इज्जत बचाने के लिए वह अब मुझे मनाने की कोशिश कर रही है। जिस पर मुझे वह अजीब फोन कॉल भी याद आ जाती है। शायद वहां का सीन मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजेदार रहा होगा। यह सोचकर मुझे अचानक थोड़ा अफसोस होने लगता है कि मैं वह नजारा अपनी आंखों से नहीं देख पाया। फिर मैं हल्की सी सांस छोड़ता हूँ, जिस पर थाम हुसो, जो अपनी वेडिंग ड्रेस ठीक कर रही होती है, मेरी तरफ देखकर पूछती है, क्या हुआ, क्या ये वेडिंग ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? अगर पसंद नहीं है तो मैं अभी नई ड्रेस मंगवा देती हूँ। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वेडिंग की तैयारी में बिजी होने की वजह से एक मजेदार ड्रामा मिस हो गया, उसी का थोड़ा अफसोस है। यह सुनकर वह उत्सुक होकर पूछती है, कैसा ड्रामा? अगर कन्वीनियंट हो तो मुझे भी बताओ। मैं चाहकर भी पूरी बात नहीं बताता। आखिर अपनी फियांसे के सामने एक्स गर्लफ्रेंड की बातें करना ठीक नहीं लगता था, इसलिए मैं बस इतना कहकर बात टाल देता हूँ कि कुछ पुराने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में थोड़ा ड्रामा हो गया था
लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हमें वेडिंग की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, जिस पर थाम हूँ सो भी आगे सवाल नहीं करती और लिविंग रूम में जाकर कुछ स्नैक्स लेकर आती है। फिर वह पूछती है, क्या आपको भूख लगी है? पहले कुछ खा लीजिए, थोड़ी देर में काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ बाहर डिनर करने चलूंगी। वैसे आपका कुछ खाने का मन है? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, सच कहूँ तो मुझे थोड़ा भूख लगी है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि वह क्या खाना चाहती है। उसकी पसंद की हर डिश याद रखने के बाद मैं बाहर जाकर सब अरेंज करने लगता हूँ, लेकिन ऑर्डर करते समय भी मेरा दिमाग लगातार सोचता रहता है। मेरी जानकारी के मुताबिक थाम हुसो किन्ह बक के थाम ग्रुप की तीसरी बेटी है और मुझसे 2 साल छोटी है। उससे बड़ी 2 सिस्टर्स हैं, एक उससे 2 साल बड़ी है और दूसरी 5 साल बड़ी। वर्तमान में उसकी बड़ी सिस्टर थाम ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है और बचपन से थाम हुसो को भी उसी बड़ी सिस्टर ने पाला बढ़ाया था, जिसकी वजह से उसका स्वभाव काफी अच्छा और सभ्य बना। पिछले कुछ सालों से लाम फैमिली और थाम फैमिली का आना जाना काफी बढ़ गया था। दोनों फैमिलीज ने हर पहलू से जांच पड़ताल करने के बाद ही इस मैरिज अलायंस का फैसला किया था। मां के मुताबिक थाम हुसो ने मेरी फोटो देखते ही इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था और वह मुझसे काफी संतुष्ट भी थी, लेकिन इस बात पर मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। आखिर मैंने अभी अभी अपना पिछला रिलेशनशिप खत्म किया था और फैमिली के लिए वापस लौटकर जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया था। शादी को लेकर मैंने कभी ज्यादा गंभीरता से नहीं सोचा था। मेरा मानना था कि साथ रह सके तो ठीक, नहीं तो डिवोर्स भी कोई बड़ी बात नहीं। जहां तक फर्स्ट साइट लव की बात है, मुझे तो ये बिल्कुल भी सच नहीं लगता था, लेकिन एक दोपहर साथ बिताने के बाद मेरा नजरिया थोड़ा बदलने लगता है। हालांकि हम अभी भी ज्यादा क्लोज नहीं थे, फिर भी छोटी छोटी बातों से मैं फील कर सकता था कि मेरी यह फियांस सच में बहुत अच्छी इंसान है। उसकी ब्यूटी की तो बात ही अलग थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी शानदार थी। वह जेंटल थी, काइंड थी, ऑर्गेनाइज्ड थी और हर काम बहुत ध्यान से करती थी। साथ ही वह लोगों की भावनाओं को भी अच्छी तरह समझती थी। कुल मिलाकर इस अचानक मिली फियांसे से मैं काफी संतुष्ट था और सिर्फ संतुष्ट ही नहीं बल्कि थोड़ा सरप्राइज भी था। लगता है इस बार मॉम डैड की नजर सच में काफी अच्छी निकली। उधर पूरी रात ड्रिंकिंग करने के बाद अगले दिन सुबह लियू न्यूयन की आंख खुलती है और जागते ही सबसे पहला काम वह फोन चेक करना करती है, लेकिन 10 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी चैट विंडो पूरी तरह खाली पड़ी होती है। यह देखकर लियू न्यूयन गुस्से में अपनी आंखें कई बार मलती है, फिर अचानक फोन उठाकर दीवार पर दे मारती है, जिसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जाग जाते हैं। सब उसकी तरफ देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि उसका मूड कितना खराब है। किसने सोचा था कि लाम एक्सुयन भी ऐसे हार्ड टू गेट वाले ट्रिक्स खेलेगा, जिस पर उसकी फ्रेंड्स जल्दी से उसे समझाने लगती हैं। चिंता मत करो न्यूयन, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और उसे वापस मना लेंगे। बाकी लोग भी लगातार उसे दिलासा देते रहते हैं, जिससे उसका मूड थोड़ा बेहतर होने लगता है। इसके बाद पूरा ग्रुप होटल से निकलता है और सीधे एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में लियू न्यूयन दूर दिखाई देती ऊंची बिल्डिंग्स को देखती रहती है और सोच में डूबी रहती है। उसके दिल में हल्का पछतावा भी उठने लगता है। अगर उसे पहले पता होता कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी तो शायद वह कल ही किन बैक चली जाती, लेकिन अब पछताने से भी कुछ बदलने वाला नहीं था। त्रांतराज की बातें सुनने के बाद उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। पिछले कई सालों में उसने अनगिनत बार हार मानने के बारे में सोचा था, लेकिन 28 साल वाली उस प्रॉमिस की वजह से वह हमेशा उम्मीद लगाए रखती थी। खासकर मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वह लगभग मानसिक रूप से टूटने लगी थी। उसे समझ नहीं आता था कि मेरे जैसे इंसान का सामना किस चेहरे से करे, जो हमेशा पूरे दिल से उससे प्यार करता रहा था। और अब उसके सामने मौजूद यह चॉइस भी आखिरकार अंतिम फैसला मांग रही थी, जिस पर वह धीरे धीरे अपने दिल की असली आवाज को टटोलने लगती है। जिस पर लियू न्यूयन अचानक अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखकर कहती है, अगर आज भी मैं उसे मना नहीं पाई तो मैं उससे मैरिज प्रपोजल करने की सोच रही हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है? यह सुनते ही, खासकर मैरिज शब्द सुनकर, उसकी कई फ्रेंड्स हैरानी से आंखें बड़ी कर देती हैं। क्या लाम एक्सुयन से शादी? जिस पर एक फ्रेंड कहती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से तुम्हारे अंकल शायद इस रिश्ते के लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे। दूसरी फ्रेंड भी तुरंत बोल पड़ती है, वैसे लाम एक्सुयन बुरा इंसान नहीं है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है और उसका कैरेक्टर भी ठीक है। रिलेशनशिप के लिए तो वह काफी अच्छा पार्टनर है, लेकिन अगर मैरिज की बात करें तो सच कहूं, मुझे अभी भी लगता है कि वह पूरी तरह तुम्हारे बराबर नहीं है। हालांकि सभी फ्रेंड्स अपनी अपनी राय दे रही थीं, लेकिन लियू न्यूयन के कानों तक उन बातों का असर ही नहीं पहुंच रहा था। वह सीट पर सिर टिकाकर बैठ जाती है और उसके दिमाग में मेरे साथ बिताए पुराने दिन बार बार घूमने लगते हैं। 25वें बर्थडे के बाद से हर कुछ महीनों में मैं कभी खुलकर तो कभी इशारों में मैरिज की बात छेड़ देता था, जिस पर वह हमेशा समझ जाती थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह यह भी जानती थी कि मेरी फैमिली लगातार मुझ पर दबाव डाल रही है, लेकिन अपने दिल में छिपे उस छोटे से स्वार्थ की वजह से वह हमेशा अनजान बनने का नाटक करती रही। अब हम दोनों की उम्र भी कम नहीं रही थी और मैं हमेशा पूरी ईमानदारी से उसके साथ खड़ा रहा था, जिस पर अब उसे लगने लगा था कि शायद वह मुझे और ज्यादा समय तक खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। हालांकि मैरिज के
बाद आने वाली मुश्किलों को सोचकर उसके मन में अभी भी कई डर मौजूद थे, लेकिन फिर भी वह एक बार कोशिश करना चाहती थी। यह सोचते सोचते लियू न्यूयेन आखिरकार किन्ह बक पहुंचकर मैरिज प्रपोजल देने का फैसला कर लेती है, जिस पर प्लेन में चढ़ने से पहले वह अपने असिस्टेंट को मैसेज भेजती है। वह उसे कुछ समय पहले इंटरनेट पर काफी चर्चा में रहे वेडिंग रिंग्स के पेयर को ऑक्शन से खरीदने का ऑर्डर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद असिस्टेंट रिप्लाई करता है, मिस लियू, वह रिंग पेयर पहले ही किसी ने बहुत बड़ी कीमत देकर खरीद लिया है। यह सुनकर लियू न्यूयेन थोड़ा चौंक जाती है। सिर्फ वेडिंग रिंग्स ही तो हैं, इतनी ज्यादा कीमत कैसे लग गई? जिस पर वो बायर का नाम पूछती है। असिस्टेंट सिर्फ एक वर्ड भेजता है, थाम। यह नाम देखते ही लियू न्यूयेन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। किन्हा बक का थाम फैमिली नाम इस सर्कल में किसी गरजते हुए ठंडर की तरह मशहूर था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी थोड़ी जान पहचान थाम फैमिली की सेकंड यंग लेडी से भी थी, जिस पर वह तुरंत कॉल लगा देती है। दूसरी तरफ से हंसते हुए जवाब आता है, ओह, उस वेडिंग रिंग पेयर की बात कर रही हो? हाँ, वह मैंने ही खरीदा है। आज मेरी छोटी सिस्टर की वेडिंग है, मैंने न्यू कपल को गिफ्ट देने के लिए खरीदा है। न्यूयेन, तुमने पूछने में थोड़ी देर कर दी। यह सुनकर लियू न्यूयेन और ज्यादा हैरान हो जाती है। आज थाम फैमिली की यंग लेडी की भी वेडिंग है। उसके मन में अजीब सा एहसास पैदा होता है, आज सारी खुशियां एक ही दिन क्यों इकट्ठा हो रही हैं। हालांकि उसके मन में कई सवाल थे, फिर भी वह विनम्रता से कहती है, सॉरी, शायद मैंने ज्यादा वाइन पी ली थी, इसलिए ऑक्शन भूल गई। प्लीज मेरी तरफ से यंग मिस को कंग्रेचुलेशन जरूर दे दीजिए। वैसे लकी ग्रूम कौन है? जिस पर दूसरी तरफ से जवाब आता है, मेरी सिस्टर की शादी लाम फैमिली के यंग मास्टर से हो रही है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। जैसे ही लियू न्यूयेन लाम फैमिली शब्द सुनती है, उसके दिमाग में तुरंत लाम शेन का नाम चमक उठता है, जिस पर उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। क्या लाम शेन भी उसी वेडिंग में शामिल होने के लिए बक आया है? क्या उसका थाम फैमिली या लाम फैमिली से कोई कनेक्शन है? लेकिन जैसे ही वह कार से उतरती है और ठंडी सर्द हवा उसके चेहरे से टकराती है, उसके सारे अजीब ख्याल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। वह सिर हिलाती है और अपनी कनपटी दबाती है, फिर खुद से कहती है, यह सब बेकार की बातें हैं। वह तो एक साधारण काउंटी टाउन का लड़का है, उसका लाम फैमिली से क्या संबंध हो सकता है? इसके बाद प्लेन कैपिटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जैसे ही लियू न्यूयेन बाहर निकलती है, वह मुझे कॉल करती है, जिस पर फोन कनेक्ट होते ही पीछे लोगों की शोर भरी आवाजें सुनाई देती हैं। मेरा टोन ज्यादा अच्छा नहीं था, मैं सीधे कहता हूँ, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने अचानक कॉल क्यों किया है? जैसे ही वह एक्स गर्लफ्रेंड शब्द सुनती है, उसे कल की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसका ब्लड प्रेशर तक बढ़ जाता है, लेकिन वह जानती थी कि अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, इसलिए वह खुद को शांत रखते हुए कहती है, लैम एक्सयूएन, कल वाला ब्रेकअप सच में सिर्फ एक जोक था। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर सकते? जिस पर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, विश्वास? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह गेम था या जोक। मैं सिर्फ उसकी फ्रेंड्स तुरंत उसे शांत करने लगती हैं। फोन पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है, थोड़ी देर में फेस टू फेस बात करना, तब सब ठीक हो जाएगा। काफी देर समझाने के बाद उसका मूड थोड़ा शांत होता है। इसके बाद सब लोग डिन ट्वेंसन ट्रांग की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही यह नाम सुनाई देता है, सभी फ्रेंड्स एक दूसरे को देखने लगती हैं। उनके चेहरों पर साफ हैरानी दिखाई देने लगती है। रुको, क्या यह वही डिन ट्वेंसन ट्रांग नहीं है जो किनबैक के सबसे बड़े रिच फैमिलीज का गैदरिंग प्लेस माना जाता है, जहां आने वाले लोग पूरे सिटी को हिला सकते हैं? अगर लम स्वेन के फ्रेंड की वेडिंग यहां हो रही है, तो ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? यह सुनकर लियो न्यूयेन का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है। प्लेन में उठी हुई वह अजीब सी सोच फिर से उसके दिमाग में लौटने लगती है। कहीं कहीं लाम क्सुएन सच में लाम फैमिली का यंग मास्टर तो नहीं? उधर समय 10:30 का हो चुका था। वेडिंग शुरू होने वाली थी। गेस्ट्स एक एक करके अपनी सीट्स पर बैठने लगते हैं। मैं टॉप फ्लोर की बालकनी पर खड़ा पूरा वेन्यू देख रहा होता हूँ। यह पूरी वेडिंग थाम हुसो ने खुद प्लान की थी, और अब इसे देखकर मुझे एहसास होता है कि मॉम ने जो बातें कही थीं, वे शायद बढ़ा चढ़ाकर नहीं बल्कि कम करके बताई थीं। लैम फैमिली और थाम फैमिली के अलायंस की वजह से पूरे अपर सर्कल के बड़े बड़े लोग यहाँ पहुंचे थे। मेरे हिसाब से 700 या 800 गेस्ट्स काफी थे, लेकिन वेन्यू देखकर लगता था जैसे हजारों लोगों की तैयारी की गई हो। हालांकि धूप निकल आई थी, फिर भी विंटर का मौसम था, जिस पर गेस्ट्स को आराम देने के लिए चारों तरफ बड़े बड़े हीटिंग सिस्टम्स लगाए गए थे। वेडिंग स्टेज को सजाने के लिए यूरोप से एयर कार्गो द्वारा फ्रेश फ्लावर्स मंगवाए गए थे। इतना ही नहीं, वेडिंग गिफ्ट के रूप में हर गेस्ट को प्योर गोल्ड से बना लॉन्गेविटी लॉक भी दिया जा रहा था। इस पूरे आयोजन की लग्जरी देखकर यहाँ तक कि विदेश में पला बढ़ा मैं भी थोड़ा शॉक हो जाता हूँ। मैं हवा से बिखरे बाल ठीक करता हूँ और कुछ कहने ही वाला होता हूँ कि तभी थाम हूसो मेरे पास आ जाती है। बाहर ठंड है, अंदर चलिए। मैं सिर हिलाता हूँ और उसके साथ रूम में लौट आता हूँ, जिस पर वह मुझे एक हॉट कॉफी पकड़ा देती है। फिर कहती है, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कॉल करके पूछा कि वेडिंग वेन्यू कहाँ है, क्या वह आपका फ्रेंड है? जरूरत हो तो हम किसी को गेट पर भेज सकते हैं। यह सुनकर मैं तुरंत अपना फोन उठाता हूँ और कॉल लॉग चेक करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं
मैं नेम देखता हूँ मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। कॉल तंग यान का था, मतलब वह लोग किन्ह बग पहुंच चुके थे। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराकर कहता हूँ कोई जरूरत नहीं है, वे खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर मुझे अचानक कुछ याद आता है, वैसे आज यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं और मैंने सुना है कि पास वाली पहाड़ी पर कई रिपोर्टर्स और पापरात्सी छिपे हुए हैं, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा देना बेहतर होगा। कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जिस पर थाम हुसो बिना ज्यादा सोचे तुरंत एग्री कर जाती है। जाने से पहले वह वेडिंग रिंग मेरे हाथ में रख देती है। मैं उसके जाते हुए बैक व्यू को देखता हूँ और उसके रूम से बाहर निकलते ही मेरे चेहरे पर दबा हुआ स्माइल आखिर खुलकर सामने आ जाता है। लियू न्यूयेन मेरी वेडिंग में पहुंच चुकी थी। मैं सच में इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि जब वह मुझे वेडिंग स्टेज पर देखेगी तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कितना शानदार होगा। ये सोचकर मैं रिंग बॉक्स खोलता हूँ, लेकिन रिंग पेयर को देखते ही मैं अचानक कुछ सेकंड के लिए ठिठक जाता हूँ, क्योंकि ये वही वेडिंग रिंग्स थीं जिन्हें मैंने 2 महीने पहले देखा था। 2 महीने पहले मैंने यही रिंग पेयर एक मैगजीन में देखा था और उसी समय इसे लियो न्यूयेन को भी दिखाया था। उस वक्त मैं अभी भी यह इमेजिन करता था कि एक दिन मैं एक गमे तेगदा दादू घुटने पर बैठकर उसे मैरिज प्रपोजल दूंगा। लेकिन किसने सोचा था कि सिर्फ आधे महीने बाद ही मुझे उसके और ट्रैन थ्रेज के बीच की सच्चाई पता चल जाएगी। आज वेडिंग भी हो रही थी और वह रिंग पेयर भी आखिर मेरे हाथों में थी, जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। बस फर्क इतना था कि ब्राइड बदल चुकी थी, लेकिन आज 7 सालों में हुई उन सभी बातों को लेकर मेरे दिल में अब कोई लगाव नहीं बचा था। सिर्फ एक अजीब सी राहत फील हो रही थी। ठीक 11 बजे वेडिंग सेरेमनी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। सभी गेस्ट्स की नजरों के बीच थाम हुसो के पिता उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसे मेरे हाथों में सौंप देते हैं। इसके बाद सभी रिचुअल्स एक एक करके पूरे होते हैं और बहुत जल्द रिंग एक्सचेंज सेरेमनी का समय भी आ जाता है। मैं वेडिंग रिंग उठाता हूं और उसे थाम हुसो की उंगली में पहनाने ही वाला होता हूं कि तभी ऑडियंस की तरफ से अचानक भारी शोर सुनाई देता है, जिस पर मैं नीचे नजर डालता हूं और अगले ही पल लियो न्यूयेन दिखाई देती है। वह लगभग पागलों की तरह सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्का देती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें सीधे स्टेज पर टिकी हुई थीं। उसके पीछे उसकी फ्रेंड्स भी भागती चली आ रही थीं और लगातार मेरा नाम पुकार रही थीं। यह अचानक हुई घटना पूरे वेन्यू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। सभी गेस्ट्स की नजरें अब स्टेज और ऑडियंस एरिया के बीच घूमने लगती हैं, लेकिन चारों तरफ मौजूद हैरान और उत्सुक निगाहों के बीच भी मैं पूरी तरह शांत खड़ा रहता हूं। फिर मैं लियू न्यूयन की तरफ देखता हूं। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, जिस पर मैं धीरे से थाम हुसो की तरफ मुड़कर कहता हूं, सॉरी, यह शंघाई में मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं। क्या सेरेमनी थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? मुझे बस कुछ मिनट चाहिए ताकि मैं जाकर उन्हें शांत कर सकूं। यह सुनकर थाम हुसो कुछ सेकंड सोचती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है, जिस पर मैं स्टाफ को रुकने का इशारा करता हूं। उधर सिक्योरिटी गार्ड्स पहले ही हंगामा करने वालों को कंट्रोल कर चुके थे। वे उन्हें बाहर ले जाने ही वाले थे कि मेरे इशारे पर रुक जाते हैं। शुरुआत से लेकर अब तक लियू न्यूयेन की नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थीं। एक पल के लिए भी उसने मुझे देखना बंद नहीं किया था और जब उसने मुझे ग्रूम सूट पहने पूरी शांति के साथ अपने सामने खड़ा देखा तो उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वह दांत भींच कर कहती है, तुमने कहा था कि तुम अपने फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने आए हो, तो वह फ्रेंड तुम खुद थे? उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा हंसी आ जाती है। मैं शांत स्वर में जवाब देता हूँ, आमतौर पर जब कोई कहता है कि उसका एक फ्रेंड है तो कई बार उसका मतलब खुद वही इंसान होता है। मेरी बात सुनते ही लियू न्यूयेन लगभग गुस्से से बेहोश होने वाली हालत में पहुंच जाती है। जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो उनमें सिर्फ जलता हुआ गुस्सा दिखाई देता है। वह जोर से पूछती है, तो यह वजह थी? तुम चुपचाप किसी और से शादी कर रहे थे? जिस पर मैं हल्के से भौं उठाता हूँ। चुपचाप? मेरी वेडिंग की खबर इंटरनेट पर 1 महीने से ज्यादा समय से घूम रही है। लियू न्यूयेन, क्या तुम ऑनलाइन नहीं जाती? यह सुनते ही लियू न्यूयेन अचानक कुछ याद करती है। उसकी नजर तुरंत थाम हुसो पर चली जाती है और जैसे ही वह उसका चेहरा ध्यान से देखती है उसका पूरा शरीर कांप उठता है, क्योंकि थाम हुसो का चेहरा उसकी बड़ी बहन थाम वान से काफी मिलता जुलता था। अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं, उसके होंठ कांपने लगते हैं और चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगता है। थाम हुसो, उसका हस्बैंड लामशुएन। उधर तांगयान और बाकी लोग भी आखिर सच्चाई समझ जाते हैं। वे सभी अवाक रह जाते हैं। फिर किसी के मुंह से अनायास निकलता है, लैमेक्स्युएन, तुम किन्ह बग के लैम फैमिली से हो? जिस पर मैं उनकी तरफ देखता हूँ और बेहद धैर्य से अपना परिचय देता हूँ। और सटीक शब्दों में कहूँ तो मैं किनबक लम ग्रुप का अगला सक्सेसर हूँ, मिस्टर लम नाउथियन और मिसेज दिएप्तुअन का इकलौता बेटा और थमहुसो का हस्बैंड। अब भी मेरी आइडेंटिटी को लेकर किसी को कोई डाउट है? मेरे मुंह से निकला हर टाइटल उन 6 लोगों को पूरी तरह चुप करा देता है। शंघाई में भले ही ये यंग लेडीज काफी प्रभावशाली मानी जाती थीं, लेकिन यह किन्ह बग था, देश की राजधानी, और यहाँ लाम फैमिली तथा थाम फैमिली के सामने उनका स्टेटस सच में बहुत छोटा था। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर आखिरकार लियू न्यूयेन भारी आवाज में वह सवाल पूछती है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, पहले तुमने कभी यह बात क्यों नहीं बताई? जिस पर मैं शांत नजरों से उसे देखता हूँ। क्या तुमने भी मुझसे बहुत सी बातें नहीं छिपाई? जैसे वह 28 ईयर्स वाली प्रॉमिस। मेरे मुंह से यह सुनते ही लियू
वेन्यू यन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वह तुरंत घबरा जाती है और जल्दी जल्दी समझाने लगती है। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ लमस्विन, मैंने ट्रांटराज को कभी पूरी तरह नहीं भुलाया था, लेकिन पिछले 7 सालों में वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती, क्योंकि तभी पूरे समय शांत खड़ी थाम ह्यूसो अचानक बोल पड़ती है। वह सीधे सिक्योरिटी की तरफ देखकर कहती है, उन्हें नीचे ले जाइए। इसके बाद वह मेरा हाथ पकड़ लेती है और बेहद कोमल आवाज में मुझसे कहती है, अभी इस मामले को हैंडल करने का सही समय नहीं है। लैमिक्सवेन, वेडिंग खत्म होने के बाद हम तुम्हारे फ्रेंड्स को अलग से डिनर पर इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट्स को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं सच में थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने महत्वपूर्ण मोमेंट पर वह इतनी निर्णायक और मैच्योर होगी। हालांकि मेरे मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन यह उन्हें पूछने का समय नहीं था, जिस पर मैं सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता हूँ। इसके बाद थाम हूसो मेरा हाथ पकड़ती है और हम दोनों वापस स्टेज के सेंटर की तरफ लौट जाते हैं। फिर म्यूजिक दोबारा बजना शुरू होता है। चारों तरफ से ब्लेसिंग्स और अप्लॉज की आवाजें गूंजने लगती हैं और उसी माहौल में ब्राइड और ग्रूम आखिर रिंग एक्सचेंज सेरेमनी पूरी कर लेते हैं। इसके बाद बुके टॉस का मोमेंट आता है। आसमान से फूलों की पंखुड़ियां, सफेद फेदर और चमकती हुई रिबन्स गिरने लगती हैं। हल्की धूप थाम हूसो के चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसका खूबसूरत और नाजुक चेहरा और भी ज्यादा चमकने लगता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ जाता हूँ। वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मुझे थोड़ी थकान महसूस होती है, जिस पर दिन में हुई सारी घटनाएं मेरे दिमाग में घूमने लगती हैं और मुझे लगता है कि अब थाम हूसो से खुल। लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहते तो मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। उसका यह शांत और संतुलित रवैया मुझे सच में चौंका देता है। पहली बार मुझे महसूस होता है कि शायद मैंने किसी साधारण लड़की से शादी नहीं की। मैं पूछता हूँ, तुम्हें जिज्ञासा नहीं होती कि मेरा और उनका क्या रिश्ता था? तुम्हें यह चिंता नहीं है कि आज की घटना आगे चलकर कोई प्रॉब्लम बन सकती है? जिस पर थाम हूसो आराम से सोफा पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा जरूर थी, लेकिन घबराहट बिल्कुल नहीं थी। वह मुस्कुराकर कहती है, क्यूरियोसिटी तो है, लेकिन चिंता ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी वेडिंग अच्छी तरह पूरी हो गई। अब आप मेरे हस्बैंड हैं और हम दोनों साथ मिलकर आगे की जिंदगी बिताएंगे। जहां तक पास्ट का सवाल है, अगर आप बताना चाहें तो मैं खुशी से सुनूंगी। अगर नहीं बताना चाहते तो भी मैं समझ सकती हूँ। जो बातें खत्म हो चुकी हैं उनके पीछे अटक कर रहने का क्या फायदा। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ और एक बार फिर इंसानों के बीच फर्क को महसूस करता हूँ। साथ ही थाम हूसो को भी नए नजरिए से देखने लगता हूँ। उसकी बातों का असर मुझ पर पड़ता है, जिस पर मैं तय करता हूँ कि अब कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं सीधे सच बताना शुरू करता हूँ। आज वेडिंग में जो लोग आए थे उनमें मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स थीं। हम 7 साल तक रिलेशनशिप में थे। मैं उससे मैरिज करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा किसी और के लिए जगह थी। जब मुझे यह सच्चाई पता चली तो मैंने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। फिर मैं किन्ह बक वापस आ गया। उसी समय मॉम डैड लगातार मैरिज के लिए दबाव डाल रहे थे और मैंने भी बिना ज्यादा सोचे इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। कल ही हमारा ऑफिशियल ब्रेकअप हुआ है। उसे यह नहीं पता था कि मैं लाम फैमिली से हूँ, इसीलिए वह आज वेडिंग वेन्यू तक पहुंचकर हंगामा करने आ गई। यह कहकर मैं उसकी प्रतिक्रिया देखने लगता हूँ। जोंग के चेहरे पर एक बहुत ही सटल एक्सप्रेशन दिखाई देता है। कल ही ब्रेकअप हुआ था और आज शादी हो गई, क्या ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं है? जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहती हूँ, शायद थोड़ा जल्दी है, लेकिन हम दोनों सिर्फ बिजनेस मैरिज में हैं। बस बाहर वालों की नजर में एक स्टेबल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाए रखना है ना? यह सुनकर मेरे चेहरे पर भरा हुआ कॉन्फिडेंस देखकर शेन यूचू के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठते हैं, जिस पर वो पूछती है, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मैरिज पार्टनर कैसा इंसान है? जिसके जवाब में मैं आराम से कहता हूँ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस जल्द से जल्द लिन ग्रुप इनहेरिट करना चाहता हूँ। यह सुनते ही शेन यूचू का दिल जोर से धड़कता है। वह काफी देर तक मुझे देखती रहती है, जिसके बाद धीरे से सिर हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ लियू रोयान को गार्ड्स कई 100 मीटर दूर तक घसीट कर ले गए थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड्स की हालत भी उससे बेहतर नहीं थी। कुछ लोगों को विला के बाहर फेंक दिया गया था, जहां गुस्से से भरे दर्जनों गार्ड्स खड़े थे, जिस पर उनमें से कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। और फिर सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों रिपोर्टर्स अपने कैमरों लेकर मौजूद थे। सेंचुरी वेडिंग की खबर न मिल पाने की वजह से सभी बेचैन थे। तभी एक तेज नजर रिपोर्टर लियू रोयान को पहचान लेता है और तुरंत चिल्लाते हुए इंटरव्यू लेने दौड़ पड़ता है। मिस लियू, क्या आपको भी मिस शेन और मिस्टर लिन की वेडिंग में इनवाइट किया गया था? आपकी हालत इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या अंदर कुछ हुआ है? एक रिपोर्टर के आगे बढ़ते ही बाकी सभी रिपोर्टर्स भी फोटो और इंटरव्यू के लिए टूट पड़ते हैं। लियू रोयान का मूड पहले ही बेहद खराब था और अब उसकी ये बिखरी हुई तस्वीरें भी खींची जा रही थीं, जिस पर वह पूरी तरह भड़क जाती है। सामने खड़े रिपोर्टर को धक्का देकर गिरा देती है, कई कैमरों तोड़ देती है और अपने लोगों को लेकर वहां से चली जाती है। उसी रात लियू रोयान द्वारा रिपोर्टर को मारने की खबर एंटरटेनमेंट हेडलाइंस में छा जाती है। लियू ग्रुप के शेयर्स एक ही रात में बुरी तरह गिर जाते हैं और लगातार नेगेटिव न्यूज सामने आने लगती है। लियू फैमिली चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, इन खबरों को दबा नहीं पाती। जब चेन जे का फोन आता है तब लियू रोयान होटल के कमरे में शराब पीते हुए बैठी होती है। कमरे में शराब की गंध फैली हुई थी, जिस पर चेन जे कहता है, रोयान, मैंने खबर देखी, शेन फैमिली की बेटी से शादी करने वाला इंसान लिन चुआन है।
तो अगर वो लिन फैमिली का है तो क्या हुआ? लियू रुयान ठंडे स्वर में जवाब देती है। पुष्टि मिलते ही चेन जे की आवाज में एक्साइटमेंट आ जाता है। अभी डैड ने बताया कि लियू, तांग, चेन और फेंग फैमिलीज ने जिस प्रोजेक्ट के लिए मिलकर बिड किया था वो ऑफिशियली अप्रूव हो गया है। सुना है इस प्रोजेक्ट की फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जिंगबेई साइड के पास है। इसके बाद वह आगे कहता है, तुम इतने साल लिन चुआन के साथ रही हो, क्या कोई तरीका नहीं कि उससे कहकर प्रोजेक्ट हमारी तरफ दिलवा दो? हालांकि लियो रुयान पूरी तरह नशे में नहीं थी, फिर भी उसके अंदर बची हुई आखिरी समझदारी मौजूद थी। वह ठंडी हंसी हंसती है। उससे मदद मांगू? उसने तो शेन यूचू से शादी कर ली है। जिस पर चेनजे तुरंत बोलता है, तो क्या हुआ? तुम दोनों इतने साल साथ थे, अब चाहे ब्रेकअप हो गया हो लेकिन पुरानी फीलिंग्स का तो कुछ मतलब होगा। तुम कोशिश करके देखो। और फिर वह आगे कहता है, अंकल लियो अभी मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। उनका मूड बहुत खराब है। अगर तुम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लो तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। आपकी बात भी शायद वो भूल जाएं। यह सुनकर लियो रुयान का मन थोड़ा डगमगाता है। वह ज्यादा देर नहीं करती, बस एक अस्पष्ट जवाब देकर फोन काट देती है। फिर उठकर बाथरूम में जाती है और चेहरा धोती है, जिसके बाद उसका दिमाग काफी हद तक साफ हो जाता है। कुछ मिनट बाद तांग यान दरवाजा खटखटाकर अंदर आती है, जिस पर दोनों प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा शुरू कर देती हैं। लियो रुयान सोफा पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में लगातार प्रोजेक्ट की बातें घूम रही थीं। यह प्रोजेक्ट एक बेहद बड़ा अवसर था। जिंगबेई, शंघाई और हांगकांग की कई ताकतें इस पर नजर गड़ाए बैठी थीं। शंघाई की 4 बड़ी फैमिलीज ने भी इसी प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए हाथ मिलाया था। और फिर जुटाई गई जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट का मुख्य प्रभारी ऊपर की तरफ से लिन जीजाओ बनने वाली थी, जो कि मेरी बुआ थी। अगर उसके जरिए कनेक्शन बन जाए तो एक तीर से 2 निशाने लग सकते थे। काफी देर सोचने के बाद लियो रुयान आखिरकार कोशिश करने का फैसला कर लेती है, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी इच्छा की वजह से भी। वह एक बार फिर मुझसे मिलने का मौका चाहती थी। शादी के दूसरे दिन मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं सीधे लिन ग्रुप हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता हूं और वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाल लेता हूं, ताकि मैं जल्दी काम सीख सकूं। पिता ने अपने भरोसेमंद सेक्रेटरीज और असिस्टेंट्स मेरे साथ लगा दिए थे। पूरा दिन मैं रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पढ़ता रहता हूं, जिसके बाद आखिरकार ग्रुप की अंदरूनी स्थिति समझने लगता हूं। जब मैं होश में आता हूं तब तक बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। रात के 8 बज चुके थे और पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे ऑफिस की लाइट्स जल रही थीं, जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूं, तुम यहाँ कैसे? शेन यूचू हल्के से मुस्कुराती है। उसकी आवाज में थोड़ी बेबसी थी। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। नियम के हिसाब से तो मुझे अभी छुट्टी पर होना चाहिए। ये सुनते ही मुझे सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो से निकलते समय की बात याद आती है। जब मैंने कहा था कि मुझे कंपनी जाना है, तब शेन यूचू के चेहरे पर जो सटल एक्सप्रेशन था, अब जाकर उसका मतलब समझ आता है। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता हूँ, पहली बार शादी की है, एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात ही भूल गया था। इसके बाद मैं आगे कहता हूँ, लेकिन हनीमून जैसी चीजें तो आम कपल्स के लिए होती हैं। हम तो सिर्फ बिजनेस मैरिज में हैं, शायद सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर शेन यूचू की आंखों में एक पल के लिए निराशा झलकती है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है। अगर तुम बिजी हो तो हनीमून नहीं भी चलेगा, लेकिन अब हम शादीशुदा हैं। कम से कम एक बिजी वाइस प्रेसिडेंट अपनी वाइफ के साथ डिनर तो कर सकता है ना? उसकी टीजिंग भरी आवाज सुनकर मैं भी मुस्कुरा देता हूँ और खुशी से हामी भर देता हूँ। इसके बाद हम दोनों कार में बैठ जाते हैं। डिनर एक बहुत फेमस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में रखा गया था। डिनर टाइम होने की वजह से हम थोड़े लेट पहुंचे थे। सभी प्राइवेट रूम्स पहले से फुल थे। मैं काफी भूखा था, इसलिए ज्यादा सोचने का मन नहीं था। शेन यूचू की अनुमति मिलने के बाद मैंने हॉल में खिड़की के पास वाली सीट चुन ली। मेन्यू मिलने पर शेन यूचू उसे सीधे मेरे हाथ में देती है और रेस्टोरेंट के कुछ स्पेशल डिशेज रिकमेंड करती है। उसकी सलाह पर मैं 4-5 पसंदीदा डिशेज ऑर्डर कर देता हूँ और मेन्यू वापस उसे दे देता हूँ। लेकिन शेन यूचू कुछ भी एक्स्ट्रा ऑन ऑर्डर नहीं करती। जिस पर मैं पूछता हूँ, सच में कुछ और नहीं लोगी? वह मुस्कुराकर कहती है, मेरा टेस्ट शायद थोड़ा अलग है, जरूरी नहीं कि तुम्हें पसंद आए। जिस पर मैं सिर हिलाकर मुस्कुरा देता हूँ। अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, आगे हर दिन एक ही टेबल पर खाना खाने वाले हैं। जो चीजें तुम्हें पसंद हैं उन्हें मुझे भी धीरे धीरे ट्राई करना चाहिए, आदत पड़ जाएगी। यह सुनकर शेन यूचू हल्का सा हंस देती है। हमने शादी की है, खुद को बेचा नहीं है। खाना खाते वक्त अभी भी अपनी पसंद चुन सकते हैं। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। जो भी बात हो सीधे कह देना, हम दोनों मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, हर बात डिस्कस की जा सकती है? बिल्कुल। तो हनीमून कैंसिल न करने वाली बात भी डिस्कस की जा सकती है? मेरे गंभीर चेहरे को देखकर शेन यूचू को लगा था कि मैं कोई बड़ी मांग रखने वाला हूँ, लेकिन जब उसने हनीमून की बात सुनी तो वह साफ तौर पर चौंक जाती है। तुम सच में हनीमून पर जाना चाहते हो? मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, इस वेडिंग की तैयारी में काफी समय से व्यस्त था, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। और दोनों फैमिलीज के एल्डर्स भी चाहते हैं कि हम जल्दी अपनी मैरिड लाइफ स्टेबलाइज करें। मुझे लगता है हनीमून इसके लिए एक अच्छा मौका है। जिस पर शेन यूचू चुपचाप मेरी तरफ देखती रहती है। यह सुनकर मुझे थोड़ा हैरानी होती है। उसकी आवाज इतनी सिंसियर थी कि मैंने पहले से जो बहाने सोच रखे थे वो सब गले में ही अटक जाते हैं। सच कहूं तो शेन यूचू एक बहुत अच्छी वाइफ है। वह हर समय मेरी राय का सम्मान करती है। जहां तक हनीमून की बात है, मेरे लिए उसका होना या ना होना
कोई बड़ी बात नहीं थी और मैं भी किसी छोटी सी बात की वजह से उसे दुखी नहीं करना चाहता था, जिस पर मैं आखिरकार हामी भर देता हूँ। मेरे मुंह से हाँ सुनते ही शेन यूचू के चेहरे की मुस्कान और भी चमक उठती है। तो फिर जब तुम्हारा ये बिजी पीरियड खत्म हो जाएगा और तुम्हें समय मिलेगा तब मैं सब अरेंज कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ लियू रुयान पूरे दिन लिन ग्रुप के नीचे मेरा इंतजार करती रहती है, जिसके बाद जाकर उसे मैं दिखाई देता हूँ। वह मेरा पीछा करते हुए रेस्टोरेंट तक पहुंचती है और अकेले में मुझसे मिलने का मौका ढूंढती रहती है, लेकिन पूरी शाम मैं अपनी जगह से उठा ही नहीं। शेन यूचू के साथ मेरी हंसी मजाक और बातचीत का हर दृश्य उसके दिल में कांटे की तरह चुभता जा रहा था। टेबल पर रखा खाना 2 घंटे पहले आ चुका था, लेकिन उसने एक निवाला तक नहीं खाया। उसकी नजर बस लगातार मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी, जो इस वक्त शेन यूचू के साथ मुस्कुरा रहा था। काफी देर बाद जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठता हूँ तब लियू रुयान जल्दी से मेरे पीछे आ जाती है और हॉलवे में मुझे रोक लेती है। रिंचुआन, तुमने शेन यूचू से शादी करने के लिए हाँ क्यों की? मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। मेरी आंखों में हल्की हैरानी झलकती है। अगर मुझे सही याद है तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है, फिर मेरी शादी का तुमसे क्या संबंध है? मेरी बेरुखी भरी आवाज सुनकर लियू रुयान को ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं रही, जिसके बाद उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठती है। लिंचुआन, दोनों फैमिलीज की शादी 1 महीने पहले ही तय हो चुकी थी। उस समय हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था। क्या मतलब तुमने पहले से ही नया सहारा ढूंढ लिया था? मैं हाथ बांधकर उसे देखता हूँ और शांत स्वर में जवाब देता हूँ, मैंने 1 महीने पहले ही जिंगबई वापस जाकर शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन तुम्हें गुस्सा किस बात का है? इसके बाद मैं आगे कहता हूँ, तुम 7 साल पहले से ट्रांत चा के लिए फीलिंग्स छुपा कर रख सकती हो, तो अगर मैंने 1 महीने पहले अपने लिए रास्ता तैयार कर लिया उसमें क्या गलत है? मेरी कुछ ही बातें लियू रुयान को पूरी तरह चुप करा देती हैं। वह मुट्ठियां भींच लेती है और दिल में उमड़ रही नाराजगी और पछतावे को दबाने की कोशिश करती है। फिर भी वह खुद को समझाने की कोशिश करती है, मेरे और ट्रांत रेज के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं जानती हूँ कि वह मुझे पसंद नहीं करता, बस इतने सालों की पहचान और उस वादे की वजह से वह मेरे दिल की एक ऑब्जेक्शन बन गया था, जिस पर वह भावुक होकर कहती है, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। जिंगबई आते वक्त मैंने तुम्हें प्रपोज करने का भी फैसला कर लिया था, वेडिंग रिंग भी चुन ली थी। लिंचुआन, क्या तुम एक बार मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? यह सुनकर मैं सिर्फ व्यंग्य भरी हंसी हंस देता हूँ। जब उसने तुम्हें ठुकरा दिया तभी तुम्हें मेरी याद आई? मैं तुम्हारा बैकअप प्लान हूँ, है ना? इसके बाद मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है लियू रुयान, तुम्हें जाकर ट्रांत रेज को प्रपोज करना चाहिए, शायद वह मान जाए। मेरे शब्दों में छिपा हुआ तंज बिल्कुल भी नहीं छुपता, जिस पर लियू रुयान और ज्यादा टूट जाती है। वह एक कदम आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ। मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया। पहले मैं बेवकूफ थी, उसकी असली पर्सनालिटी नहीं समझ पाई। उस बर्थडे पार्टी के बाद ही मुझे सब समझ आया, जिस पर वह कांपती आवाज में कहती है, इन 7 सालों में मैं तुम्हारे साथ रहने की आदी हो चुकी थी। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती थी। पहले मुझे लगता था कि चाहे वह टू टाइमिंग कर रही हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सच्चाई अभी भी बाकी है। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद मुझे सिर्फ उदासी महसूस होती है। मैं उसकी तरफ देखकर धीरे से कहता हूँ, तुम ट्रांत चा से नफरत करती हो क्योंकि उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तुम उससे नफरत करती हो क्योंकि उसने तुम्हें बैकअप प्लान समझा। इसके बाद मैं आगे कहता हूँ, लेकिन क्या कभी सोचा है कि तुम दोनों में कोई फर्क ही नहीं है? उसने तुम्हें लटका कर रखा और तुमने मुझे। तुम दोनों एक जैसे हो, फिर यह गलत इंसान को पसंद करने और पछताने वाला नाटक मेरे सामने क्यों कर रही हो? मेरी बातें सुनते ही लियू रुयान के चेहरे का सारा खून उतर जाता है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, लेकिन अब मुझे उसकी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं उससे और कोई बात नहीं करना चाहता था, जिस पर मैं मुड़कर वापस हॉल की तरफ चल देता हूँ। जब हम दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तभी लियू रुयान अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है। मेरी सहनशीलता भी अब खत्म हो चुकी थी। मैं झटके से उसका हाथ छुड़ा देता हूँ, लेकिन उसी पल ऊपर लटका हुआ चैंडेलियर जोर से हिलता है। उसकी चेन टूट जाती है और वह सीधे मेरे सिर की तरफ गिरने लगता है। खतरे के उस पल में लियू रुयान बिना सोचे समझे मुझे धक्का देकर एक तरफ हटा देती है। अगले ही सेकंड जोरदार धमाका होता है। कई दर्जन किलो वजनी लोहे का चैंडेलियर सीधे उसके कंधे पर गिरता है। मैं कई मीटर दूर जा गिरता हूँ और ठीक उसी समय सामने से भागते हुए शेन यूचू दिखाई देती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। एक नजर में लियू रुयान जमीन पर गिरी दिखाई देती है। दर्द से उसका शरीर सिकुड़ गया था। उसका बायां हाथ दाएं कंधे को कसकर पकड़े हुए था और पूरा चेहरा दर्द से लाल हो चुका था। रेस्टोरेंट के स्टाफ तुरंत दौड़कर आते हैं और उसकी हालत जांचने लगते हैं। वहीं शेन यूचू घबराकर मुझसे पूछती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जब उसे यकीन हो जाता है कि मैं सुरक्षित हूँ तब जाकर वह राहत की सांस लेती है और मुझे वहां से लेकर चली जाती है। वहीं जमीन पर पड़ी लियू रुयान हमारी जाती हुई पीठ को देखती रहती है। उसके होंठ बुरी तरह दबे हुए थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गले में अटकी सिसकियों की वजह से एक शब्द भी नहीं निकलता। आखिरकार वह निराश होकर आंखें बंद कर लेती है, जिस पर उसके दिमाग में एक एक करके पुरानी यादें उभरने लगती हैं। हर याद में सिर्फ मैं था। जब उसे स्टमक पेन होता था तब मैं उसके पास से एक कदम भी दूर नहीं जाता था। उसके लिए अच्छे डॉक्टर्स ढूंढता था और हर
वक्त उसकी हालत की चिंता करता था। जब उसके हाथ पर चोट लग जाती थी तब मैं तुरंत अंडे उबालकर उसकी सूजन कम करने की कोशिश करता था। जब उसे रात में नींद नहीं आती थी तब मैं खुद की नींद छोड़कर उसके साथ सॉफ्ट म्यूजिक सुनता था और उसके लिए स्लीप टी बनाता था। पहले उसकी हर छोटी बड़ी बात मेरे लिए सबसे जरूरी होती थी। मैं हर चीज दिल से करता था, लेकिन आज वह मेरी वजह से घायल हो गई थी और मैं बिना कोई रिएक्शन दिए सीधे चला गया। उसी पल लियू रोयान को आखिरकार एहसास हो जाता है, अब मैं वह इंसान नहीं रहा जिसे वह जानती थी। मैं अब सिर्फ उसका नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अब उससे प्यार भी नहीं करता था। घर लौटने के बाद मेरा मन धीरे धीरे शांत होता है। मैं सोफा पर बैठकर गर्म चाय पीता हूँ और कुछ देर पहले की घटना याद करके अब भी थोड़ा घबरा जाता हूँ। मैं शेन यूचू से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन तभी मेरी नजर उस पर पड़ती है। वह मेडिकल किट लेकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई थी, जिस पर मैं हैरान होकर पूछता हूँ, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी, फिर ये मेडिकल किट क्यों लाई हो? शेन यूचू बिना जवाब दिए सिर्फ मेरे टखने की तरफ इशारा करती है। मैं उसकी नजर का पीछा करता हूँ और तभी ध्यान जाता है कि एडी के पास कांच के टुकड़े से हल्की सी स्किन छिल गई थी। शेन यूचू कॉटन स्वैब पर अल्कोहल लगाती है और धीरे से कहती है, थोड़ा दर्द हो सकता है। इतनी छोटी चोट पर मैं आमतौर पर ध्यान भी नहीं देता, इसलिए उसे इतना परेशान देखकर मुझे थोड़ा संकोच होता है। इतनी छोटी सी चोट है, ट्रीटमेंट न भी करो तो कोई बात नहीं, ज्यादा चिंता मत करो। मैं ऐसा कह तो देता हूँ, लेकिन जैसे ही अल्कोहल घाव को छूती है मेरे मुंह से तुरंत ठंडी सांस निकल जाती है, जिस पर शेन यूचू हल्का सा मुस्कुरा देती है। घाव डिसइंफेक्ट करने के बाद वह बैंडेज लगाती है और धीरे से कहती है, थोड़ी देर बाद मैं किसी से वाटरप्रूफ बैंडेज भेजने के लिए कह दूंगा। अगले 2 दिनों तक नहाते वक्त उसे लगा लेना। थोड़ा ध्यान रखना, घाव पर पानी मत लगने देना, और अगर बाहर जाना हो तो स्लीपर्स पहनकर जाना। मैं बचपन से ही घर से दूर रहा था। विदेश में 4 साल की पढ़ाई और 6 साल का रिलेशनशिप भी मैंने अकेले ही गुजारा था। यह पहली बार था कि कोई इंसान मेरे शरीर पर लगी इतनी छोटी सी चोट को लेकर इतना हंगामा कर रहा था। मेरे दिल में हैरानी और एक अजीब सी गर्माहट एक साथ उठती है। माहौल को हल्का करने के लिए मैं मजाक में कहता हूँ, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, हो सकता है जब तक तुम्हारा बैंडेज पहुंचे तब तक मेरा घाव खुद ही ठीक हो जाए। जिस पर शेन यूचू सिर उठाकर मेरी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आज तुम्हें चोट लगी, उसमें मेरी भी लापरवाही थी। मैं अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इसके बाद वह आगे कहता है, चोट चाहे छोटी हो या बड़ी, दर्द तो होता ही है। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी बड़ी घबराहट झेलो और ऊपर से शरीर भी असहज रहे, इसीलिए शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन सावधान रहने में कोई नुकसान नहीं है। उसकी नजरें मेरी आंखों में टिक जाती हैं। इस बार मेरी बात मान लो, ठीक है? पता नहीं उसकी आवाज बहुत सिंसियर थी या फिर उसकी आंखों में झलकता हुआ गिल्ट, लेकिन मेरा दिल बार बार हिल जाता है। मैं उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिस पर नजरें झुकाकर धीरे से सिर हिला देता हूँ। शेन यूचू मेडिकल किट लेकर चला जाता है और उसके कुछ देर बाद मुझे तंग यान का फोन आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, हेलो, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? रुयान तुम्हें हमें बचाने के लिए इतनी बुरी तरह घायल हो गई और तुम उसे देखने तक नहीं आए। उसका यह बेबुनियाद आरोप सुनकर मेरा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। मैं व्यंग्य से हंसता हूँ। अगर वह लगातार मेरा हाथ पकड़कर न रोकती तो शैंडिलियर उसके ऊपर गिरता ही नहीं। उसकी चोट पूरी तरह उसकी अपनी वजह से हुई है। अब उसका दोष भी मेरे सिर मढ़ दोगी? जिस पर तांग यन तुरंत जवाब देती है, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी पुरानी फीलिंग्स नहीं बची? उसकी बेशर्मी भरी बात सुनकर मैं और बहस नहीं करना चाहता था। मैं अपने पैर पर लगी बैंडेज की तरफ देखता हूँ और सीधा जवाब देता हूँ, मैं भी घायल हूँ, अभी बाहर नहीं जा सकता। फोन के दूसरी तरफ करीब 10 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर तंग यान हल्का सा खांस कर अपना स्वर नरम करती है, अगर नहीं आ सकते तो रहने दो, लेकिन एहसान तो लौटाना पड़ता है। जिस पर वह आगे कहती है, मैंने सुना है कि 1 महीने बाद युनदाओ प्रोजेक्ट का लॉन्च बैंकेट होने वाला है। तुम अपनी सेक्रेटरी से कुछ इनविटेशन कार्ड्स भिजवा दो, इसे एहसान चुकाना समझ लेना। यह सुनते ही मुझे उसकी असली मंशा समझ आ जाती है। मैं हल्की हंसी हंसता हूँ और सीधे सहमति दे देता हूँ। फोन कटने के बाद मैं अपनी आंट को कुछ मैसेजेस भेजता हूँ, प्रोजेक्ट की डिटेल्स पूछता हूँ और अगले दिन कुछ इनविटेशन कार्ड्स भेजने की व्यवस्था करने को कहता हूँ। इसके बाद आने वाले दिनों में मैं जहां भी जाता हूँ, शेन यूचू लगभग हर समय मेरे साथ रहता है। शुरुआत में मैं उसे अपना काम देखने के लिए कहता हूँ, लेकिन हर बार वह न्यूली मैरिड हस्बैंड का बहाना बनाकर मेरी बात टाल देता है। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगता है कि जब शेन यूचू मेरे साथ होता है तो चाहे काम में कैसी भी परेशानी आए, वह हमेशा कोई न कोई सॉल्यूशन दे देता है और फिर मैं उसकी मौजूदगी का आदी होता चला जाता हूँ। सुबह, दोपहर और रात हम लगभग हर समय साथ रहते हैं, जिस पर दोनों के बीच की दूरी भी तेजी से कम होने लगती है। जब मैं देर रात तक ओवरटाइम करता हूँ तब शेन यूचू लैपटॉप लेकर मेरे पास बैठ जाता है और चुपचाप अपना काम करता रहता है। कभी उसे बाहर जाना भी पड़ता है तो वह मुझे पहले से बता देता है। छुट्टी के दिनों में वह मुझे डेट्स पर ले जाता है, शॉपिंग करवाता है और कई नई जगहों और दिलचस्प चीजों से परिचित करवाता है।
पलक झपकते ही आधा महीना बीत जाता है। न्यू ईयर आने वाला था, इसलिए दोनों फैमिलीज ने मिलकर रियूनियन डिनर का फैसला किया। दोनों परिवारों के दर्जनों लोग एक साथ बैठे थे। हंसी मजाक और बातचीत का माहौल था, लेकिन चर्चा का केंद्र आखिरकार हम दोनों नए मैरिड कपल ही बनते हैं। लिन मदर हमें देखकर संतुष्टि से भर जाती हैं। लिन चुआन का जिद्दी स्वभाव बिल्कुल उसकी आंट पर गया है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसे कितनी बार वापस बुलाया, लेकिन यह हमेशा बाहर अकेले भटकने पर अड़ा रहा, जिस पर वह शेन यूचू की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। अगर कभी यह कुछ गलत करे तो तुम इसे थोड़ा सहन कर लेना। सबके सामने ऐसी शिकायत सुनकर मुझे थोड़ा अन्याय महसूस होता है। मैं सफाई देने ही वाला था कि तभी शेन यूचू चुपचाप एक पील्ड ऑरेंज सेगमेंट मेरे हाथ में रख देता है। फिर मुस्कुराकर कहता है, मॉम आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। लिन चुआन जिद्दी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह बहुत मेहनती हैं और अपनी सोच रखने वाले इंसान हैं। जिस पर वह मेरी तरफ देखकर आगे कहता है, भविष्य में लिन फैमिली की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। मुझे तो उनसे बहुत कुछ सीखना है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि कभी उनका बोझ न बनूं। उसकी बातें खत्म होते ही शेन फैमिली भी मेरी तारीफ करने लगती है। लिन मदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बस तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो, हम बड़े लोगों को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर वह मुस्कुराकर जोड़ती हैं, और अगर जल्दी एक पोता पोती भी मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। यह सुनते ही सभी बड़े लोग हंसने लगते हैं और हमें छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिस पर मेरे कान तुरंत लाल हो जाते हैं। शेन यूचू मेरी शर्मिंदगी नोटिस कर लेता है। वह जल्दी से कोई बहाना बनाता है और मुझे लेकर गार्डन में निकल आता है। सर्दियों की ठंडी हवा चेहरे पर लगती है, तब जाकर मेरा चेहरा धीरे धीरे सामान्य होता है। शेन यूचू के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरती है। वह जानबूझकर टॉपिक बदल देता है, कल उस बैंक्वेट में तुम भी जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ। इनविटेशन कार्ड मैंने खुद भेजा था। मुझे जाकर लियू रुयान पर नजर रखनी है, साथ ही यह भी देखना है कि आखिर वह क्या प्लानिंग कर रही है। इसके बाद मैं मजाक में कहता हूँ, वैसे अगर एक्स्ट्रा इनविटेशन कार्ड बचा हो तो तुम्हें भी एक दे सकता हूँ। यह सुनकर शेन यूचू मुझे हैरानी से देखता है। यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, लेकिन क्या तुम और बिग सिस्टर हाल ही में युआनचुआन प्रोजेक्ट में बिजी नहीं हो? ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी जानकारी इकट्ठा करने जाना चाहते हो? मैं समझ जाता हूँ कि वह मजाक कर रहा है, जिस पर वह आंखें झपकाते हुए मुस्कुराता है। बिल्कुल नहीं, मुझे प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस न्यू ईयर पर ज्यादा काम नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ घूमने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं समझदारी भरी मुस्कान के साथ सिर हिला देता हूँ। मेरे पास सच में सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड बचा था, इसलिए मैं उसे साथ लेकर नीचे अपनी आंट के पास चला जाता हूँ। युंडा प्रोजेक्ट का बैंक्वेट जिंगबेई के सबसे बड़े होटल में आयोजित किया गया था। शाम के 7 बजे प्रोजेक्ट डायरेक्टर धीरे धीरे स्टेज पर आता है और बैंक्वेट की ऑफिशियल ओपनिंग अनाउंस करता है। लेकिन लिन फैमिली की कार रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस जाती है, जिस पर हमें वहां पहुंचने में करीब आधा घंटा देर हो जाती है। जैसे ही हम हॉल का दरवाजा खोलते हैं, बाहर इंतजार कर रहे कई लोग तुरंत हमारी तरफ बढ़ाते हैं। इतने लोगों को देखकर मेरा वहां फंसने का बिल्कुल मन नहीं था, जिस पर मैं शेन यूचू का हाथ पकड़ता हूँ, भीड़ से बचकर अंदर चला जाता हूँ। हम दोनों यहाँ नेटवर्किंग करने नहीं आए थे, इसीलिए आराम से हॉल में घूमते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं और वाइन एंजॉय करते हैं। दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ी लियू रुयान शैंपेन का ग्लास पकड़े हुए थी, और जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ती है, वह तुरंत मुझे देख लेती है। पिछले 1 महीने में उसने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की थी। वह खुद को बार बार समझाती रही कि अब मेरे लिए उसके दिल में कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं लिन फैमिली का सदस्य था और साथ ही शेन यूचू के साथ मेरा मैरिज अलायंस भी था। दोनों में से किसी को भी नाराज करने की उसकी हैसियत नहीं थी, इसलिए वह लगातार खुद को अतीत छोड़ने और रियलिटी स्वीकार करने के लिए मजबूर करती रही। लेकिन फिर भी खुद को किसी तरह शांत करने के बाद जैसे ही वह दोबारा नजर उठाती है, तभी हमें अपने सामने खड़ा देख लेती है। बाहर से भले ही वह अपनापन दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी और घबराहट लगातार बढ़ती रहती है, जिस पर उसका चेहरा तुरंत उतर जाता है। वहीं बगल में खड़ा चेंज है, उसकी नजर का पीछा करते हुए मुझे देखता है और उसकी आंखें भी चमक उठती हैं। जिसके बाद वह शिया जियाजिया को साथ लेकर नीचे आ जाता है, जिस पर तांग यान भी लियू रुयान को खींचते हुए उनके पीछे चल पड़ती है। चारों लोग भीड़ को पार करते हुए हमारे सामने आ जाते हैं, जिस पर शिया जियाजिया मुस्कुराते हुए कहती है, यंग मास्टर लिन, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है। सुना है आपकी अभी हाल ही में शादी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर मैरिज। जिसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, धन्यवाद। मेरे मुंह से ये 2 शब्द निकलते ही माहौल फिर से ठंडा पड़ जाता है, जिस पर शिया जाजिया आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझती और तुरंत चेन जे को आंखों से इशारा करती है। चेन जे जल्दी से आगे बढ़ता है और हाथ हिलाते हुए कहता है, ब्रदर लिन चुआन, क्या आपको मैं याद हूँ? 2 महीने पहले हमारी एक बार मुलाकात हुई थी। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, ब्रदर चेन, काफी समय हो गया। मेरी आवाज सुनते ही लियू रुयान आखिरकार सिर उठाती है, जिस पर उसकी नजर मेरी ठंडी और बेरुखी भरी आंखों से टकरा जाती है। लिन चुआन, काफी समय हो गया। सुना था उस दिन तुम घायल हो गए थे, अब कैसे हो? जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, तुम्हारी दुआ से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे इस अर्थपूर्ण जवाब को सुनकर लियू रुयान का दिल कांप उठता है, जिस पर उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई देने लगता है। वह कुछ समझाना चाहती है, लेकिन उसके मुंह
मुंह से शब्द निकल पाते उससे पहले ही शेन यूचू बीच में बोल पड़ती है, मैं और लिन चुआन साथ में यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस जियाजिया भी यहाँ मिल जाएंगी। न्यू ईयर के समय इतनी दूर से जिंगबे आने की कोई खास वजह है क्या? यह सुनते ही तंग यान जल्दी से शाह जियाजिया की बाह में कोहनी मारती है। इशारा साफ था कि यही मौका है, जिस पर शाह जियाजिया तुरंत कहती हैं, हमारे परिवारों को भी युंडो प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी है, इसलिए हम यहाँ आकर इसे करीब से देखना चाहते थे। सुना है कि लिन चुआन की आंट ही इस प्रोजेक्ट की हेड हैं। यूचू, क्या हमारी पुरानी जान पहचान की खातिर आप उनसे हमारा परिचय करवा सकती हैं? शेन यूचू तुरंत जवाब नहीं देती, बल्कि मेरी तरफ देखती है। वह साफ तौर पर मेरी राय पूछ रही होती है, जिस पर हमारी नजरें मिलती हैं और मैं हल्के से सिर हिला देता हूँ। इसके बाद शेन यूचू कहती है, मैं भी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, मेरी आंट अभी बहुत व्यस्त हैं। फिलहाल उनसे मिलवाना आसान नहीं है। तीनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि यह सीधा इनकार है, जिस पर वे और ज्यादा दबाव नहीं डालते, कुछ औपचारिक बातें करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन लियू रुयान अब भी वहीं खड़ी रहती है। उसकी नजर लगातार मुझ पर टिकी रहती है, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। मैं उसे बिल्कुल इग्नोर करता हूँ और शेन यूचू का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता हूँ, जिस पर वह किसी खोई हुई इंसान की तरह हमारे पीछे पीछे चलने लगती है। हॉल से लेकर दूसरी मंजिल तक और फिर प्राइवेट एरिया तक वह लगातार हमारा पीछा करती रहती है। जब आसपास कोई नहीं बचता तब मैं रुककर पूछता हूँ, मिस लियू, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? यह सुनकर लियू रुयान अचानक होश में आती है। उसे एहसास होता है कि उसका व्यवहार काफी अजीब था, जिस पर वह जल्दी से माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, मैंने शायद ज्यादा पी ली है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई थी। उसका यह कमजोर बहाना सुनकर शेन यूचू हल्के से हंस पड़ती है, लेकिन उसकी आवाज बेहद ठंडी होती है। एक बार के लिए कंफ्यूज्ड होना ठीक है, लेकिन हमेशा कंफ्यूज्ड रहना अच्छी बात नहीं होती। इसके बाद वह सीधे लियू रुयान की आंखों में देखते हुए कहती है, लिन चुआन पुराने रिश्तों का सम्मान करता है, लेकिन मेरा लियू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पुराने संबंधों की बात मत करना। उसकी बातों में छिपी चेतावनी सुनकर लियू रुयान का दिल पूरी तरह बैठ जाता है। वह अच्छी तरह जानती है कि शेन फैमिली की ताकत कितनी बड़ी है। अगर शेन यूचू ने सिर्फ कुछ शब्द भी कह दिए तो लियू फैमिली का नाम किसी भी दिन गायब हो सकता है, जिस पर लियू रुयान अपने परिवार को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं कर पाती। वह चुपचाप अपने गुस्से को निगलती है और वापस हॉल में लौट जाती है। लेकिन जैसे ही वह वापस पहुंचती है, वहां से ऊंची आवाज सुनाई देती है, प्रेसिडेंट लिन, आपका भतीजा चाहे हमें सम्मान न दे, लेकिन कम से कम आपकी इज्जत की खातिर तो हमारे साथ एक ड्रिंक ले सकते हैं। यह सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल जाता है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन सिर्फ यही एक लाइन सुनकर ही मुझे समझ आ जाता है कि मामला बिगड़ चुका है, जिस पर मैं तुरंत अंदर की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। भीड़ को चीरते हुए हॉल के बीचों बीच पहुंचता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट लिन, सॉरी, ये शब्द मेरे मुंह से निकलते उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका होता है, क्योंकि उसी समय आंट अपना फोन निकालकर सिक्योरिटी को बुला लेती हैं, जिस पर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। बाकी मेहमान तमाशा देखने वाली निगाहों से उन चारों लोगों को देखने लगते हैं जिनके चेहरे अब पूरी तरह सफेद पड़ चुके होते हैं। इसके बाद आंट सख्त आवाज में कहती हैं, आज युंडो प्रोजेक्ट की लॉन्च पार्टी है, कोई बैकडोर एंट्री का स्थान नहीं। आप लोगों को इन्विटेशन मिला है तो कृपया शांति से प्रेजेंटेशन सुनिए, लॉन्च इवेंट शुरू होने वाला है। वह आगे कहती हैं, अगर कोई शॉर्टकट लेकर फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, और तब मुझे मत कहना कि मैंने इज्जत नहीं रखी। कुछ ही देर में 10 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स उन चारों को बाहर ले जाते हैं और ठीक उसी समय मैं शेन यूचू के साथ वापस पहुंचता हूं। हम दोनों दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें दूर जाते हुए देखते रहते हैं, जिस पर हमारी नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों की आंखों में मुस्कान दिखाई देने लगती है। इसी बीच हॉल के अंदर से होस्ट की आवाज सुनाई देती है, जिससे साफ हो जाता है कि प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अब जब परेशानी पैदा करने वाले लोग जा चुके होते हैं तो मेरा वहां रुकने का मन नहीं करता, जिस पर मैं शेन यूचू का हाथ पकड़कर कहता हूं कि चलो घर चलते हैं। शेन यूचू हमेशा की तरह मेरी हर बात मान लेती है। वह अपनी आंट को मैसेज भेजती है और फिर हम दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। इन दिनों हम दोनों ओल्ड मैंशन में रह रहे होते हैं। न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से सारे सर्वेंट्स अपने घर जा चुके होते हैं, जिस पर पूरा घर खाली खाली लगता है। हम दोनों सोफा पर बैठे एक मूवी देख रहे होते हैं। तभी आधी रात के करीब अचानक मेरा मन तांगयुआन खाने का करता है, लेकिन त्योहार होने की वजह से सारी दुकानें और डिलीवरी सर्विसेज बंद होती हैं। फोन स्क्रीन पर बार बार डिलीवरी अनअवेलेबल देखकर मैं लंबी सांस छोड़ देता हूँ। मेरा उदास चेहरा देखकर शेन यूचू हल्के से मुस्कुराती है और किचन की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह कैबिनेट से ग्लूटेनस राइस फ्लावर का एक पैकेट निकालती है। यह देखकर मैं हैरान होकर उसके पास पहुंचता हूँ और पूछता हूँ, तुम तांगयुआन बनाना भी जानती हो? जिस पर शेन यूचू मेरे उत्साहित चेहरे को देखकर मुस्कुरा देती है। वह समझ जाती है कि मैं भी इसे
ट्राई करना चाहता हूँ, इसलिए 2 एप्रन निकालती है और एक मुझे पहना देती है। इसके बाद वह कहती है, चलो ट्यूटोरियल देखकर सीखने की कोशिश करते हैं, शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। मुझे उसकी बात सही लगती है, जिस पर मैं तुरंत फोन निकाल लेता हूँ। इसके बाद हम दोनों लगभग 1 घंटे तक ट्यूटोरियल देखते रहते हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से कुछ तंग्युआन तैयार कर पाते हैं। जब पानी उबलने लगता है तो मैं उन्हें बर्तन में डालने के लिए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन शेन यूचू को डर होता है कि कहीं मैं जल न जाऊं, जिस पर वह प्लेट अपने हाथ में ले लेती है और मुझे 2 कटोरे लाने के लिए भेज देती है। घर में राइस वाइन नहीं होती, इसलिए वह स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा ब्राउन शुगर डाल देती है। जब दोनों कटोरों में तांग्युआन तैयार होकर बाहर आते हैं, तब तक रात के 12 बज चुके होते हैं। मैं अपने कटोरे में से सबसे बड़ा तांग्युआन उठाता हूँ और गर्व से शेन यूचू के सामने लहराते हुए कहता हूँ, सबसे बड़ा वाला मेरे हिस्से में आया है, लगता है इस साल मेरी किस्मत चमकने वाली है। जिस पर शेन यूचू मुस्कुराते हुए मुझे देखती रहती है। मैं जैसे ही एक बाइट लेता हूँ, मेरे चेहरे की मुस्कान कुछ सेकंड के लिए जम जाती है, लेकिन फिर मैं तुरंत सामान्य बनने की कोशिश करता हूँ। यह देखकर शेन यूचू पूछती है, स्वाद अच्छा नहीं है क्या? जिस पर मेरी आंखें घूमती हैं और मैं पागलों की तरह सिर हिलाते हुए कहता हूँ, बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगी? यह कहते हुए मैं चम्मच उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। शेन यूचू सिर्फ एक नजर में समझ जाती है कि बेर जितना बड़ा यह तांग्युआन अंदर से अभी भी कच्चा है, लेकिन इसके बावजूद वह बिना एक पल रुके सिर झुकाती है और बचा हुआ आधा तांग्युआन खा लेती है। उसे फंसता हुआ देखकर मेरी हंसी लगभग निकल ही जाती है, जिस पर मैं जल्दी से अपना चेहरा हाथों से ढक लेता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ, कैसा है? लेकिन उसकी प्रतिक्रिया मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग होती है। वह आश्चर्य भरे चेहरे के साथ अंगूठा उठाती है और कहती है, बहुत अच्छा है, मीठा, सॉफ्ट और चीवी, बिल्कुल मेरे टेस्ट जैसा। उसकी चमकती आंखों को देखकर मैं समझ ही नहीं पाता कि वह सच बोल रही है या झूठ, लेकिन मुझे अपनी टेस्ट बर्ड्स पर पूरा भरोसा होता है। जिस पर मैं कटोरा नीचे रख देता हूँ और एक हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका मुंह खोलने की कोशिश करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसने आखिर अंदर क्या निकला है, लेकिन शेन यूचू तब तक वह सब कुछ निगल चुकी होती है, जिस पर मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। लेकिन जब मैं उसका मुंह खोलने में कामयाब हो जाता हूँ, तब अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस पर मेरे चेहरे पर तुरंत निराशा छा जाती है। ये तो साफ साफ कच्चा था, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो ना? जिस पर हम दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए हंसने लगते हैं, फिर मजाक मजाक में सोफे से लुढ़क कर नीचे कारपेट पर गिर जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। हमारे बीच की दूरी अब बेहद कम रह गई होती है, सांसें एक दूसरे में उलझ रही होती हैं। इस समय पूरे लिविंग रूम में सिर्फ मूवी के एंड क्रेडिट्स का हल्का म्यूजिक गूंज रहा होता है और बाहर खिड़की के उस पार कहीं कहीं फायरवर्क्स की आवाज़ आवाज सुनाई दे रही होती है। कुछ देर बाद सबसे पहले मैं खुद को संभालता हूँ, जिस पर मैं कारपेट पर हाथ टिकाकर उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी शेन यूचू धीरे से मेरी कलाई पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां हमेशा की तरह गर्म होती हैं, बिल्कुल उसकी तरह शांत, सुकून देने वाली, लेकिन जाने अनजाने हमेशा मेरे दिल की सबसे नरम जगह को छू लेने वाली। तभी शेन यूचू धीरे से कहती है, लिंचुआन। उसकी आवाज बहुत हल्की होती है, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई देता है। वो तांग्युआन सच में कच्चा था, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। यह सुनकर मैं अचानक हंस पड़ता हूँ और वापस कारपेट पर बैठ जाता हूँ। इतनी कम दूरी से मैं पहली बार उसकी आंखों में इतनी गंभीरता से देखता हूँ। मैंने वेडिंग के दौरान उसकी शांति देखी थी, ऑफिस में काम करते समय उसकी समझदारी और प्रोफेशनलिज्म देखा था, मेरी चोट को लेकर उसकी चिंता भी देखी थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी ऐसी कोमलता मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस समय उसकी आंखों में जो एहसास था वह अब छिपाया नहीं जा सकता था। जिस पर मैं धीरे से पूछता हूँ, फिर भी तुमने उसे खा लिया? शेन यूचू बहुत सहज तरीके से जवाब देती है, क्योंकि वो तुमने दिया था। इतना कहकर वह धीरे से हाथ बढ़ाती है और मेरी ठुड्डी को छू लेती है। फिर वह कहती है, असल में मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ, उस समय से भी पहले जब तुम मुझे जानते तक नहीं थे। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह ठिठक जाता हूँ। मेरी आंखों में मौजूद मुस्कान अभी गायब भी नहीं हुई होती, लेकिन उसकी जगह हैरानी भर जाती है। मैं हमेशा यही सोचता था कि यह शादी सिर्फ फैमिली अरेंजमेंट की वजह से हुई है, कि यह रिश्ता सिर्फ स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जल्दबाजी में हुई शादी के पीछे लगभग 10 सालों से छिपा हुआ एकतरफा प्यार भी मौजूद है। मेरे चेहरे की हैरानी देखकर शेन यूचू मुस्कुरा देती है, जिस पर वह अपने दिल में सालों से दबे उस राज को, जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा था, धीरे धीरे मुझे बताने लगती है। जब मैं 18 साल की थी तब तुम्हारी आंट विदेश से वापस आकर शादी कर रही थी। उस समय मैं भी अपने परिवार के साथ वेडिंग पार्टी में आई थी। चारों तरफ लोग सोशलाइजिंग कर रहे थे, हर कोई लिन फैमिली से जान पहचान बढ़ाने में लगा हुआ था, लेकिन तुम अकेले हॉल के एक कोने में बैठे थे। तुम अपनी आंट के परफॉर्मेंस के लिए गिटार की स्ट्रिंग्स ठीक कर रहे थे। जब तुम्हारी उंगलियां स्ट्रिंग्स को छू रही थीं और तुम नीचे देख रहे थे, तब खिड़की से आती धूप भी जैसे तुम्हारे पक्ष में थी। उस पल मैंने सोचा था कि आखिर कोई इंसान
मुस्कान इतना साफ और इतना जेंटल कैसे हो सकता है? तुम्हारी आंखों में ऐसी नरमी थी जो इस दुनिया की भागदौड़ और लालच से बिल्कुल अछूती लगती थी। उस दिन के बाद से मैं हमेशा चुपचाप तुम्हारे बारे में जानती रही। मुझे पता था कि तुमने लग्जूरियस लाइफ छोड़कर युंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चुना। मुझे पता था कि सीनियर वेलकम पार्टी में तुम्हारी परफॉर्मेंस के बाद कितने लोग तुम्हें पसंद करने लगे थे। मुझे यह भी पता था कि तुमने एक इंसान से 7 साल तक प्यार किया। तुमने अपनी सारी कोमलता, धैर्य और प्यार उसे दे दिया। यह कहते हुए उसकी आवाज अब भी शांत रहती है, लेकिन उसमें हल्की सी कसक साफ सुनाई देती है। मैं सिर्फ दूर से देख सकती थी, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी। मैं सिर्फ तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट्स देखती थी, तुम्हारी पसंद नापसंद याद रखती थी। लोग तुम्हारे बारे में जो भी कहते थे, मैं सब अपने दिल में जमा करती रहती थी। तुम 7 साल तक किसी और से प्यार करते रहे और मैं 7 साल तक तुम्हारा इंतजार करती रही। इसलिए जब आंट मेरे पास मैरिज अलायंस का प्रस्ताव लेकर आई, तब मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। इसके बाद वह मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, जिस इंसान से मैं शादी करना चाहती थी वह कभी लिन ग्रुप का सक्सेसर नहीं था। वह कभी कोई परफेक्ट बिजनेस पार्टनर भी नहीं था। शुरू से लेकर आखिर तक वह सिर्फ तुम थे, लिन चुआन। उसकी आंखों में मौजूद कोमलता अब लगभग छलकने लगती है। मैंने करीब 10 साल इंतजार किया है और आखिरकार मुझे यह मौका मिला कि मैं खुलेआम तुम्हारे साथ खड़ी हो सकूं, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर सकूं, तुम्हारी देखभाल कर सकूं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक सा जाता है। मेरी आंखें भी गर्म होने लगती हैं। 7 साल के उस रिश्ते में मैं हमेशा देने वाला इंसान था, हमेशा अनदेखा किया जाने वाला इंसान। मैंने सोचा था कि मेरी सच्ची भावनाओं का अंत हमेशा निराशा में ही होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जहां मेरी नजर कभी पहुंची ही नहीं, वहां कोई मुझे लगभग 10 सालों से चुपचाप प्यार कर रहा है। अचानक मुझे उन सारी बातों का जवाब मिल जाता है जिन्हें मैं पहले सिर्फ संयोग समझता था। उसे पता था कि मैं सी फूड नहीं खाता। उसे पता था कि देर रात जागने के बाद मुझे हनी वाटर पीना पसंद है। उसे पता था कि मेरी मुस्कान के पीछे कितनी संवेदनशीलता छिपी है। उसे पता था कि मैं ऊपर से चाहे कितना भी मजबूत दिखूं, लेकिन दिल से किसी के अटल साथ और पक्षपात की इच्छा रखता हूं। वह जन्म से इतनी समझदार नहीं थी, बल्कि उसने सालों तक मेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात याद रखी थी, जिस पर मैं धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ। मेरी पकड़ अनजाने में और मजबूत हो जाती है, जैसे मुझे डर हो कि यह सब सिर्फ एक सपना ना हो। मैं अपना सिर उसके बालों पर टिकाकर धीमी आवाज में कहता हूँ, हुसो, माफ करना, मैं बहुत देर से आया। मैंने गलत इंसान पर अपने 7 साल बर्बाद कर दिए और लगभग 10 साल तक उसके इंतजार को नहीं देख पाया। लेकिन शुक्र है कि मैं समय रहते वापस मुड़ आया और शुक्र है कि वह अब भी यहीं थी। ये सुनकर शेन यूचू भी मुझे कसकर गले लगा लेती है। वह अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लेती है और मेरी धड़कनों को सुनते हुए मुस्कुरा देती है, जिस पर वह धीरे से कहती है, बस आखिर में तुम ही हो, यही काफी है। कितना भी समय लगे, देर नहीं होती। उसी समय खिड़की के बाहर जोरदार फायरवर्क्स आसमान में फूट पड़ते हैं। रंग बिरंगी रोशनी शीशों पर पड़ती है और फिर हमारी आंखों में झिलमिलाने लगती है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। उस रात हमने न तो बिजनेस मैरिज की बात की, न ही किसी एक्टिंग या दिखावे की। हम बस सोफा पर बैठे रहते हैं, उस आधे कच्चे और आधे पके तंगयुआन को खत्म करते हैं और उन सभी सालों की बातें करते हैं जो हमने एक दूसरे के बिना गुजार दी थीं। पहली बार मुझे एहसास होता है कि किसी का अटूट प्यार मिलना कैसा लगता है, किसी के दिल में इतने सालों तक सबसे खास जगह पर रहना कैसा लगता है। वह एहसास इतना गर्म, इतना सुकून देने वाला होता है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं और उसके बाद की हर चीज अपने आप सही दिशा में बढ़ती चली जाती है।